क्वेश्चन नंबर 21 में हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। एंड बोला गया है एफ एक्स कॉमा वाई, ये अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, देखो बोला गया है इसके साथ अगर आप एफ एक्स को वाई को एफ को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये अगर एग्जैक्ट होता है तो एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, ठीक है। एंड हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है एफ दिया गया है 1/x² इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन में बोला गया है एफ इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड वाई इक्वल्स टू दिस इज नॉट जनरल सॉल्यूशन, यहाँ पे बोला गया है ये जनरल सॉल्यूशन होगा। एंड डी में बोला गया है एफ इज नॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड ये जनरल सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पहले देखेंगे हम इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एंड इसके बाद हम देखेंगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोला गया है 1/x² इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो इससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिलेगा, y माइनस वाई स्क्वायर बाई x² इंटू वाई स्क्वायर dx प्लस x/x² इंटू वाई स्क्वायर dy इक्वल्स टू 0। तो दिस इक्वल्स टू, यहाँ से आप y को कॉमन ले लो तो 1 माइनस वाई बाई x² वाई dx प्लस x/x² वाई स्क्वायर क्या होगा 1/x वाई स्क्वायर dy इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा, ये एग्जैक्ट है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो इसे अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो 1/x² है dx एंड 1 माइनस वाई बाई वाई, ये यहाँ पे कांस्टेंट पार्ट है, इसे हमने बाहर ले लिया है, ठीक है। प्लस एंड इसे अगर आप इंटीग्रेट करोगे, यहाँ पे देखो y के साथ x भी है तो इसलिए ये हो जाएगा 0, dy इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टर्म c, ओके। अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू 1/x² को इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा -1/x, ठीक है। ये है 1 माइनस वाई बाई वाई इक्वल्स टू c। अच्छा, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे होगा माइनस इंटू, इसके साथ माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 1 माइनस वाई बाई XY इक्वल्स टू c, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से हमें यहाँ से हम लिख सकते हैं कि y इक्वल्स टू क्या, CXY, ओके, CXY प्लस 1, ओके। तो y इक्वल्स टू दिस, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें मिल गया है। तो इसका मतलब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ये 1/x² इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। तो डी में बोला गया है f इज नॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो डी जो है वो इनकरेक्ट होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे हमें जो सॉल्यूशन मिला है, यहाँ पे y इक्वल्स टू क्या है 1 नॉट -1, तो c में दिया गया है -1, b में दिया गया है क्या, सॉरी सी में बोला गया है y इक्वल्स टू -1 प्लस kxy इज नॉट जनरल सॉल्यूशन, तो ये इनकरेक्ट नहीं होगा। देखो b में दिया गया है -1, तो b इनकरेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा, एंड यहाँ पे ये जो c है, c को हम माइनस के लिख सकते हैं, मान लो c इक्वल्स टू -k है तो y इक्वल्स टू का -1 माइनस kxy, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में देखो f इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इक्वल्स टू 1 माइनस kxy इज नॉट जनरल सॉल्यूशन, तो a इनकरेक्ट होगा, तो c जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। -1 प्लस kxy इज नॉट जनरल सॉल्यूशन, तो c इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, बोला गया है इसका जो सॉल्यूशन होगा वो 1,1 पॉइंट से पास करेगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, तो देखते हैं, तो ये क्या होगा 2d डैश -1, ठीक है। तो प्लस 3d डैश -1 y इक्वल्स टू 0, ओके। अच्छा, इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो कांस्टेंट पार्ट आएगा, तो यहाँ पे 1,1 पॉइंट से सेटिस्फाई करेंगे तो कांस्टेंट को ये यहाँ से हम हटा देंगे, इसके बाद देखेंगे कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। तो 2d डैश स्क्वायर माइनस 2d डैश प्लस 3d डैश -1
y इक्वल्स टू 0। अच्छा, तो यह दिस इम्प्लाइज 2d डैश स्क्वायर, 3 माइनस 2 होगा 1, d डैश माइनस 1, y इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा तो 2d डैश स्क्वायर, d डैश को हम 2d डैश माइनस d डैश लिख सकते हैं ऐसा, दिस इक्वल्स टू 0। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से आप 2d डैश को कॉमन ले लो तो d डैश प्लस 1, या से आप माइनस 1 को कॉमन ले लो तो माइनस 1 d डैश प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो दिस इम्प्लाइज आप यहाँ से d डैश प्लस 1 को कॉमन लोगे तो d डैश प्लस 1 इंटू 2d डैश माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो दिस इम्प्लाइज d डैश इक्वल्स टू माइनस 1 कॉमा हाफ। ओके, अच्छा तो यहाँ से आपको d डैश का वैल्यू यह मिल रहा है, तो y क्या होगा, y होगा c1 इंटू ई टू द पावर, अच्छा यहाँ पे हम x इक्वल्स टू ई टू द पावर z, ठीक है, पुट किया है। तो ई टू द पावर क्या होगा z माइनस z होगा, प्लस c2 इंटू यहाँ पे हाफ इंटू z। ओके, अच्छा तो दिस इक्वल्स टू c1 ई टू द पावर माइनस z क्या होगा x टू द पावर माइनस 1 प्लस c2 इंटू, सॉरी यहाँ पे e है, e का पावर ये है, एंड e टू द पावर हाफ इंटू z, ये क्या होगा x टू द पावर हाफ। ठीक है, अच्छा ये जो सॉल्यूशन है इसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये किस पॉइंट से पास हो रहा है, 1,1 पॉइंट से। ठीक है, तो ये 1,1 को सेटिस्फाई करेगा। तो जब x इक्वल्स टू 1 है तब y भी 1 होगा, तो यहाँ पे आप x इक्वल्स टू 1 पुट करो तो y इक्वल्स टू 1 होगा, तो 1 इक्वल्स टू होगा c1 प्लस c2। ओके, तो देखो यहाँ पे अगर c1 इक्वल्स टू 0 है दिस इम्प्लाइज c2 इक्वल्स टू 1, ठीक है, एंड अगर c2 इक्वल्स टू 0 है तो दिस इम्प्लाइज c1 इक्वल्स टू 1। ठीक है, पहले हम देखते हैं जब c1 इक्वल्स टू 0 होगा तब y क्या होगा, y होगा c2 इक्वल्स टू है 1 तो x टू द पावर हाफ मतलब रूट x, एंड जब c2 इक्वल्स टू 0 होगा c1 होगा 1 तो y होगा x टू द पावर माइनस 1 मतलब 1 बाई x। ठीक है, देखो x इक्वल्स टू रूट x यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, तो x इक्वल्स टू 1 बाई x ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें m एक 4/3 रियल मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है, एंड ये बोला गया है R3 का स्टैंडर्ड बेसिस है, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। ओके, अच्छा ये अगर स्टैंडर्ड बेसिस है तो E1 इक्वल्स टू क्या होगा 1 0 0, E2 होगा 0 1 0 एंड E3 होगा 0 0 1। ओके, अच्छा रैंक ऑफ m इक्वल्स टू 1। ठीक है, अच्छा अगर रैंक ऑफ m इक्वल्स टू है 1 तो m मान लो कि ये मैट्रिक्स है 4/3। ठीक है, m एक 4/3 मैट्रिक्स है, तो 1 0 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 0। ठीक है, ये जो m है इसका रैंक है 1। ओके, अच्छा तो ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है ME1 एंड ME2 इज लिनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, अच्छा तो ME1 करते हैं, क्या होगा m इंटू E1, तो दिस इक्वल्स टू, एंड यहाँ पे E1 क्या होगा, E1 है 1 0 0 1 0 0, तो आप m इंटू E1 करोगे तो आपको क्या मिलेगा 1 0 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 0। ठीक है, सॉरी m इंटू E1 करोगे तो आपको ये मिलेगा, ये 4/1 मैट्रिक्स मिलेगा m इंटू E1 करोगे। ओके, अच्छा अब आप m इंटू E2 करोगे, E2 क्या है ये 0 1 0, तो m इंटू E2 करोगे तो 0 0 0 0, ये मैट्रिक्स मिलेगा 4/1 मैट्रिक्स। अच्छा अब देखो ये ME1 एंड ME2 क्या ये लिनियरली इंडिपेंडेंट है, ME2 0 हो रहा है, एक 0 मैट्रिक्स आ रहा है, तो इसका मतलब ये लिनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा, ए इनकरेक्ट होगा। ठीक है, अच्छा लिनियरली इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या चाहिए हमें, C1 इंटू ME1 प्लस C2 इंटू ME2, ठीक है, इक्वल्स टू 0, जहाँ पे C1 इक्वल्स टू C2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो मतलब क्या है M1 एंड M2 इक्वल्स टू 0 होगा, तो यहाँ सॉरी M1 इंटू एंड M2 ME1 एंड ME2 ये नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, तो यहाँ पे ME2 इक्वल्स टू 0 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ME2
me2 इक्वल्स टू 0 आ रहा है। तो इसलिए अगर आप यहाँ पे C1 इंटू दिस एंड C2 इंटू दिस करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऐसा C2 मिलेगा जो नॉन जीरो है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा। ओके, अब हम ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं। बी एंड सी में बोला गया है m का रैंक है 2। अच्छा, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0। ओके, अच्छा, अब हम m E1 करते हैं। E1 है 1 0 0। अच्छा, तो हम यहाँ पे हम m E1 करेंगे तो हमें मिलेगा ये मैट्रिक्स 1 0 0 0, ठीक है। एंड m E2 करेंगे, m E2 इक्वल्स टू होगा 1 1 0 0, ठीक है। अच्छा, एंड हम m E3 करेंगे तो हमें मिलेगा कि m E3 क्या है 0 0 1। तो m E3 करेंगे तो ये होगा 0 0 0 0 मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये m E3 एक 0 मैट्रिक्स आ गया है एंड तो m E1 एंड m E3 ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट, ठीक है। अच्छा, तो बी में देखते हैं m E1 एंड m E2 क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो देख लेते हैं C1 इंटू m E1 प्लस C2 इंटू m E2 इक्वल्स टू क्या है 0। ओके, अच्छा, तो C1 इंटू m E1 करोगे तो आपको मिलेगा C1 0 0 0। C2 इंटू m E2 करोगे तो आपको मिलेगा C2 0 0 इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स 0 0 0 0, ठीक है। एंड दिस प्लस दिस इक्वल्स टू होगा C1 प्लस C2 0 0 मैट्रिक्स, ठीक है। तो इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा C2 इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ से आपको क्या मिलेगा C1 प्लस C2 इक्वल्स टू 0 एंड C2 इक्वल्स टू 0 है तो इसलिए C1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमें ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो रहा है, ठीक है, जब m इक्वल्स टू 2 होगा। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, ये मैट्रिक्स है इसे मैं चेंज कर देता हूँ 1 1 1 1 एंड ये ले लो 1, ठीक है। तो इसका रैंक है 2। ओके, तो m E1 जो होगा वो होगा 1 1 0 0। ओके, अच्छा, तो अब देखो C1 इंटू m E1 करोगे तो क्या होगा C1 एंड C2 तो C1 प्लस C2। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है C1 प्लस C2 इक्वल्स टू 0 मिल रहा है, ठीक है। ओके, अच्छा, तो ये अगर मान लो C1 इक्वल्स टू 1 एंड C2 इक्वल्स टू -1, ठीक है, ये दोनों नॉन जीरो हैं तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे C1 एंड C2 हमें दो नॉन जीरो मिल रहा है तो इसका मतलब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी इनकरेक्ट है, डी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 में हमें इस ट्रिपल इंटीग्रल का वैल्यू फाइंड करना होगा, ठीक है। एंड जो रीजन दिया गया है भी ये दिया गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस इक्वल्स टू 1 एंड ये जो सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 लेस इक्वल्स टू 1 मतलब इसका अंदर जो रीजन है वो है, ठीक है। एंड z दिया गया है 0 to 2। तो ट्रिपल इंटीग्रल एक काम करते हैं हम यहाँ पे पहले एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1 dz dx dy एक्स जेड कहाँ से कहाँ तक है 0 to 2 तक। ओके, अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल dz को इंटीग्रेट करोगे तो अब मिलेगा z, लिमिट पुट करोगे तो होगा 2। अच्छा, 2 को बाहर ले लो, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1 dx dy। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे हम x इक्वल्स टू ये जो सर्कल है, ठीक है, तो x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा y इक्वल्स टू आर साइन थीटा पुट करेंगे, ठीक है। x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा y इक्वल्स टू आर साइन थीटा पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज आर इक्वल्स टू 1, थीटा कहाँ से कहाँ तक है 0 to 2 पाई तक। तो 2 इंटीग्रल एक्स स्क्वायर होगा आर स्क्वायर, सॉरी साइन नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा एंड वाई होगा आर साइन थीटा। तो आर स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा आर क्यूब
साइन थीटा प्लस 1 dx dy होगा r dr d थीटा, ठीक है। अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू 2 इंटू आर क्यूब इंटू आर क्या होगा r⁴, ठीक है, एंड cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। अच्छा, तो r क्या है, अच्छा r एंड जो थीटा का पार्ट है इसे हम अलग कर लेते हैं, r⁴ dr एंड ये है थीटा का पार्ट d थीटा। अच्छा, एक मिनट देखो, r कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 1, ठीक है, थीटा इक्वल्स टू है 0 to 2 पाई तक, एंड यहाँ पे थीटा का फंक्शन दिया गया है cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। अच्छा, साइन थीटा जो है इसे हम d cos थीटा, एंड यहाँ पे आगे एक माइनस आएगा तो इसलिए आगे एक माइनस दे दो। अच्छा देखो, d cos थीटा क्या होगा, साइन थीटा d थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा d थीटा, तो इसलिए मैंने आगे एक माइनस दे दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे 1 इंटू आर क्या होगा r, ओके, बाहर एक 2 है तो r का लिमिट है 0 to 1 एंड d थीटा यहाँ पे है dr थीटा है 0 to 2 पाई, ठीक है। अच्छा, तो -2 r⁴ को इंडिकेट करोगे तो मिलेगा r⁴/5, लिमिट है 0 to 1 एंड cos स्क्वायर थीटा को d cos थीटा के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा cos³ थीटा/3 एंड लिमिट है 0 to 2 पाई, प्लस 2 इंटू आर को इंटीग्रेट करोगे तो r²/2, लिमिट है 0 to 1 एंड d थीटा को इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा 2 पाई थीटा एंड लिमिट पुट करोगे तो 2 पाई - 0, तो दिस इक्वल्स टू -2, आप लिमिट पुट करोगे तो यहाँ पे होगा 1 तो -2/5, ठीक है, इंटू अब cos 2 पाई का वैल्यू क्या है 1, तो 1/3 माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो आपको मिलेगा cos 0 मिलेगा 1 तो 1/3, तो 1/3 ये हो जाएगा 0 एंड 2 कैंसिल, प्लस r² 1 - 0 इंटू 2 पाई, तो दिस इक्वल्स टू होगा 2 पाई, ओके। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें बोला गया है एस बी द पार्ट ऑफ द कोन, ठीक है, दिस एंड बिटवीन z = 0 to 1, ठीक है, तो हमें इस डबल इंटीग्रल का वैल्यू फाइंड करना होगा, ओके। अच्छा, तो देखो z कहाँ से कहाँ तक है 0 to 1 है, ठीक है, तो इसका अगर आप xy प्लेन पे इसका अगर प्रोजेक्शन लोगे, ठीक है, तो आपको जो सर्कल का इक्वेशन होगा वो क्या होगा, z = 1, यहाँ पे z = 1 रख दो तो x² + y² = 1, ये सर्कल का इक्वेशन आपको मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे अगर हम x = r cos थीटा, y = r sin थीटा पुट करेंगे तो हमें r मिलेगा, रेडियस मिलेगा 1, तो डबल इंटीग्रल x² + y² क्या होगा r², ओके। अच्छा, एंड ds, देखो ds, ये ds क्या होगा, ds होगा dx dy एंड r का लिमिट क्या है 0 to 1 एंड अच्छा एक मिनट देखो, इसे x एंड y को हम r में बाद में चेंज करेंगे, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज़ देखो यहाँ पे हम ds क्या लिखते थे, dx dy/n⁻⁴ अगर हम xy प्लेन पे प्रोजेक्शन लेते थे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हमें n क्या मिलेगा, n फाइंड करने के लिए पहले हमें फाई देखना होगा, फाई इक्वल्स टू यहाँ से आप ले लो x² + y² - z², तो यहाँ से हमें ग्रेड फाई इक्वल्स टू मिलेगा 2xi + 2yj - 2zk, ठीक है। अच्छा, तो n इक्वल्स टू होगा दिस बाई मॉड ऑफ ग्रेड फाई, तो मॉड ऑफ ग्रेड फाई, अच्छा देखो मॉड ऑफ ग्रेड फाई इक्वल्स टू क्या होगा, √अंडर 2x का होल स्क्वायर मतलब 4x² + 2y का होल स्क्वायर होगा 4y² - 2z का होल स्क्वायर होगा 4z², ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से आप 4 को कॉमन लोगे तो बाहर आएगा 2 √अंडर x² + y² + z²। अच्छा, x² + y² क्या है, z² प्लस है z², तो z² + z² होगा 2z², ओके, तो 2 √2 × z,
ठीक है। तो एन कैप क्या होगा, दिस बाई 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप माइनस 2z के कैप बाई 2√2 इंटू जेड, ठीक है। अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू एक्स, 2 कैंसिल कर दो, 2 आई कैप प्लस वाई जे कैप माइनस जेड के कैप बाई है √2 जेड। ओके, अच्छा, तो ये तो अब आप एन कैप डॉट के कैप करोगे, एन कैप डॉट के कैप करोगे तो ये क्या होगा, माइनस जेड बाई √2 जेड, ठीक है। ये जेड कैंसिल, ओके। अच्छा, तो एन कैप डॉट के कैप मिल रहा है ये, तो मॉड एन कैप डॉट के कैप क्या होगा, 1/√2, ठीक है। तो डी एस क्या है, डी एक्स डी वाई बाई एन कैप डॉट के कैप। अच्छा, तो x इक्वल टू हम आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर, एंड डी एक्स डी वाई क्या होगा, आर डी थीटा बाई एन कैप डॉट के कैप होगा 1/√2, ठीक है। अब आप √2 को बाहर ले लो, डबल इंटीग्रल आर क्यूब डी आर, एंड आर का लिमिट क्या है 0 to 1, एंड डी थीटा यहाँ पे थीटा है 0 to 2 पाई। डी थीटा को इंडिकेट करोगे तो मिलेगा थीटा, एंड लिमिट पुट करोगे तो होगा 2 पाई, एंड √2 आगे है, एंड आर क्यूब को इंडिकेट करोगे तो आपको मिलेगा r⁴ 4/4, लिमिट है 0 to 1, दिस इक्वल्स टू 2√2 पाई इंटू 1/4, दिस इक्वल्स टू होगा पाई/√2। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये होगा पाई/√2, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 में हमें ए फैक्टर ये दिया गया है, आर फैक्टर ये दिया गया है, कौन सा ऑप्शन फॉल्स होगा वो हमें देखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। देखो, ए डॉट आर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स आई कैप इंटू आई कैप क्या होगा, एक्स प्लस होगा वाई प्लस होगा जेड, ठीक है। अब नेबला डॉट दिस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, नेबला क्या है, डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप प्लस डेल जेड के कैप। डॉट नहीं, ये डॉट नहीं हुआ क्योंकि ये स्केलर है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अब इसे आप एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो मिलेगा 1, ठीक है। तो आई कैप, एंड इसे वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो मिलेगा 1, जे कैप जेड के रेस्पेक्ट में करोगे तो तब भी मिलेगा 1 के कैप, एंड ये क्या है, ए फैक्टर, ठीक है। तो ये ट्रू हो रहा है तो हमें फॉल्स चाहिए, ओके। अच्छा, बी में देखोगे आप ए क्रॉस आर, ए के साथ आर का अगर आप क्रॉस करोगे, ए क्रॉस आर करोगे तो आपको मिलेगा जेड माइनस वाई आई कैप एंड प्लस एक्स माइनस जेड जे कैप प्लस वाई माइनस एक्स के कैप, ठीक है। अगर यहाँ पे आप नेबला डॉट ए क्रॉस आर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इसे अगर आप एक्स के पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो होगा 0, ठीक है, आई कैप प्लस इसे अगर आप वाई के पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो होगा 0 जे कैप, इसे जेड के पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो होगा 0 के कैप, दिस इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो ये भी ट्रू हो गया है, तो ये नहीं होगा, हमें फॉल्स चाहिए, ओके। अच्छा, अब डी में देखते हैं, ठीक है। डी में अगर आप देखोगे तो, अच्छा, डी में अगर आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए डॉट आर है। अच्छा, डी में देखने से पहले हम सी में ही देख लेते हैं। सी में क्या दिया गया है, सी में दिया गया है नेबला क्रॉस, अच्छा, नेबला क्रॉस ए क्रॉस आर इक्वल्स टू क्या होगा, आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ पे है डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। ए क्रॉस आर इक्वल्स टू क्या है, ये है, तो जेड माइनस वाई एक्स माइनस जेड वाई माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा, अब इसे y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो तो होगा 1, एंड इसे z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो तो होगा -1, तो -1 हो जाएगा +1 आई कैप प्लस, अब z को z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो होगा 1 माइनस इसे x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो होगा -1, तो माइनस हो जाएगा प्लस जे कैप, एंड इसे x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो होगा 1,
एंड इसे वाई के रेस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो होगा -1 -1 हो जाएगा प्लस के कैप। तो 2 आ रहा है 2i कैप 2j कैप प्लस 2k कैप, तो 2 इंटू आई कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तो दिस इक्वल्स टू हो रहा है 2 इंटू ए वेक्टर, नॉट इक्वल्स टू ए वेक्टर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो फॉल्स है, तो इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो एंड डी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में हमें बोला गया है डी इक्वल्स टू ये सेट दिया गया है, ठीक है। अच्छा, एफ बोला गया है, एफ एक नॉन कांस्टेंट कंटिन्यूअस फंक्शन है डी से रियल नंबर पे, ओके। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा वो हमें देखना है, और हमें रेंज ऑफ आर देखना है। ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है रेंज ऑफ एफ देखना है, रेंज ऑफ एफ इज अनबाउंडेड, ठीक है। तो देखते हैं रेंज ऑफ एफ क्या होता है, क्लोज्ड होता है या ओपन होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, एफ एक नॉन कांस्टेंट कंटिन्यूअस फंक्शन। तो मान लो कि एफ एक्स इक्वल्स टू है एक्स है, ठीक है। अच्छा, तो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, ये क्या है, बाउंडेड है। देखो डी रीजन में, डी रीजन क्या होगा, देखो डी रीजन क्या होगा, डी में दिया गया है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई लेस इक्वल टू। अच्छा, तो यहाँ पे x का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, ठीक है। अगर x 1 है तो y को 0 होना पड़ेगा, ठीक है। एंड अगर x अगर 1 होता 0 होता है तब y का मैक्सिमम वैल्यू होगा 1, ठीक है। तो x का रीजन कहाँ से कहाँ तक होगा, x बिलोंग्स टू होगा क्लोज इंटरवल 0,1 पे हो सकता है, ठीक है। अच्छा, देखो x अगर 0 होगा तब y क्या होगा, 0 होगा। x अगर 1 होगा तब y भी होगा 1, ठीक है। तो x का अच्छा, अगर x इक्वल टू 1 के लिए जब x इक्वल टू 1 होगा तब y क्या होगा, y भी 1 होगा, ठीक है। जब x इक्वल टू 1 होगा तब y भी 1 होगा। देखो तो क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, 1 + 1 लेस इक्वल टू 1 क्या कभी होगा, ये तो 2 हो रहा है, 2 क्या लेस इक्वल टू 1 होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए ये जो x का जो रेंज हम लेंगे, मतलब x हम क्लोज इंटरवल 0,1 से ना लेके 0,5 पे लेते हैं, ठीक है। जब x, तो x अगर हम 0 से हाफ में लेंगे तो यहाँ पे हमें y क्या मिलेगा, जब x इक्वल टू 0 होगा y भी होगा हाफ, जब x इक्वल टू 0 होगा y भी होगा 0, x इक्वल टू हाफ होगा y भी होगा हाफ, तो y बिलोंग्स टू होगा क्लोज इंटरवल 0,5, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप x एंड y का किसी भी वैल्यू लेके यहाँ पे पुट करोगे तो इसे सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। हाफ प्लस हाफ होगा 1, ओके। अच्छा, तो x बिलोंग्स टू दिस ये नहीं होगा, ये होगा x बिलोंग्स टू यहाँ पे, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू इस इंटरवल के लिए y हो रहा है ये, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जो f का रेंज मिल रहा है, रेंज ऑफ f क्या होगा, fx क्या मिल रहा है, क्लोज इंटरवल 0,5 मिल रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है f रेंज ऑफ f इज अनबाउंडेड, क्या ये अनबाउंडेड है, ये तो बाउंडेड है, तो ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बी में बोला गया है रेंज ऑफ f इज यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल, क्या ये यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल है, ये तो क्लोज्ड है, ठीक है। तो बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। डी में बोला गया है रेंज ऑफ f इज यूनियन ऑफ एटलीस्ट 2 डिसजॉइंट क्लोज्ड इंटरवल्स, क्या ये यूनियन ऑफ डिसजॉइंट क्लोज्ड इंटरवल है, नहीं है, तो डी भी इनकरेक्ट होगा। सी में बोला गया है रेंज ऑफ f इज ए क्लोज इंटरवल, तो सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 में हमें f क्लोज इंटरवल 0,1 से रियल नंबर पे एक कंटिन्यूअस फंक्शन दिया गया है, ठीक है। अच्छा, एंड f हाफ दिया गया है -हाफ, एंड ये कंडीशन हमें दिया गया है, तो इंटीग्रल 0 to 1 fx dx का वैल्यू क्या होगा वो हमें फाइंड करना होगा, ठीक है। अच्छा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम x माइनस वाई से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। क्यों करेंगे, देखो fx माइनस fy बाई x माइनस वाई, माइनस x माइनस वाई बाई x माइनस वाई क्या होगा 1, लेस इक्वल्स टू साइन मॉड x माइनस वाई का होल स्क्वायर बाई है x माइनस वाई, ओके। अच्छा,
तो अब एक चीज़ देखो यहाँ पे, मैं जो करना चाहता हूँ कि इसे मैं 0 करना चाहता हूँ, ठीक है। तो जब x टेंस टू y होगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, साइन 0/0, ठीक है। साइन 0/0 क्या होता है, 1, ओके। तो सॉरी एक मिनट, जब लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, साइन x/x होता है तब ये होता है 1, लेकिन साइन x² ये 1 नहीं है, ठीक है। अच्छा देखो ये 0/0 फॉर्म में है, तो यहाँ पे हम एलोपिकल रूल यूज़ कर सकते हैं। न्यूमरेटर में डेरिवेटिव करो, तो होगा cos x², ओके, एंड x² डेरिवेटिव करोगे तो होगा 2x, एंड x को डेरिवेटिव करोगे तो होगा 1, ठीक है। अच्छा अब जब x टेंस टू 0 होगा तब ये क्या होगा, 1, एंड ये होगा 0, तो दिस इक्वल्स टू होगा 0, ठीक है। अच्छा तो जब x टेंस टू y होगा, ये क्या होगा, साइन x माइनस वाई का होल स्क्वायर बाई x माइनस वाई, ये हो जाएगा 0, ठीक है। लेस इक्वल्स टू एंड ये क्या है, लिमिट x टेंस टू 0, ये क्या है, लिमिट x टेंस टू y, ठीक है, fx माइनस fy बाई x माइनस y, तो ये क्या होगा, ये होगा f डैश y, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज f डैश y माइनस 1, ये क्या है, मॉड ऑफ दिस इज लेस देन 0, लेस इक्वल्स टू 0। अच्छा देखो मॉड का वैल्यू कभी 0 से छोटा नहीं होगा, तो इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा, दिस इक्वल्स टू हो जाएगा 0, तो f डैश y माइनस 1 इक्वल्स टू, तो दिस इम्प्लाइज f डैश y इक्वल्स टू 1, तो दिस इम्प्लाइज fy क्या होगा, इंडिकेट करोगे तो fy मिलेगा y, ठीक है। अच्छा इंडिकेटिंग कांस्टेंट है c, ठीक है। अच्छा जब y इक्वल्स टू हाफ होगा तब fy क्या होगा, जब y इक्वल्स टू हाफ होगा तब यहाँ पे है हाफ प्लस c, तो f हाफ क्या है, माइनस हाफ, तो दिस इम्प्लाइज c इक्वल्स टू क्या मिल रहा है हमें, -1, ठीक है। तो यहाँ से हमें fy का वैल्यू क्या मिल रहा है, y माइनस 1, ठीक है। अच्छा तो अब देखो इंटीग्रल 0 to 1 fx dx क्या होगा, fx क्या होगा, x माइनस 1 dx, दिस इक्वल्स टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2, लिमिट है 0 to 1, ठीक है। अपर लिमिट पुट करोगे तो होगा 0, माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो होगा हाफ माइनस हाफ, तो दिस इक्वल्स टू माइनस हाफ, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये है माइनस हाफ, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 में हमें S1 एक ग्रुप दिया गया, ठीक है। S1 इक्वल्स टू Z बिलोंग्स टू C सच दैट मॉड Z इक्वल्स टू 1 बी द सर्कल ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एंड ये सेट दिया गया है थीटा बिलोंग्स टू R सच दैट ये e टू द पावर आयोटा 2 पाई थीटा इज इनफाइनाइट, ठीक है। अच्छा तो देखो थीटा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है एम्प्टी, बी में बोला गया है नॉन एम्प्टी एंड फाइनाइट, सी में बोला गया है काउंटेबल इनफाइनाइट, डी में बोला गया है अनकाउंटेबल। तो थीटा क्या होगा देखते हैं, ओके। अच्छा z क्या है, देखो z क्या है, z इक्वल्स टू है r इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा, ठीक है। z इक्वल्स टू दिस इज बिलोंग्स टू c सच दैट मॉड r इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा इक्वल्स टू 1, ओके। दिस इक्वल्स टू r इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा बिलोंग्स टू c सच दैट मॉड r को बाहर कर दो एंड यहाँ पे होगा मॉड ई टू द पावर आयोटा थीटा, ठीक है। तो ई टू द पावर आयोटा थीटा मतलब क्या है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इक्वल्स टू है 1, दिस इक्वल्स टू r इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा बिलोंग्स टू c सच दैट मॉड r एंड मॉड ऑफ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा क्या है, रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ओके। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है 1, तो इसका मतलब मॉड r इक्वल्स टू 1, तो r इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा बिलोंग्स टू c सच दैट मॉड r मतलब क्या है, r ही है, ठीक है। तो r इक्वल्स टू 1, तो दिस इक्वल्स टू है r इक्वल्स टू 1 रख दो तो ई टू द पावर आयोटा थीटा, ठीक है। तो S1 इक्वल्स टू
है e टू द पावर आयोटा थीटा। ओके, अच्छा, तो यहाँ से हमें रेडियस मिल रहा है 1, ठीक है। अच्छा, तो अब मान लो कि z जो है इसका ऑर्डर है 1, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ z इक्वल्स टू है n, ठीक है। तो z टू द पावर n क्या होगा 1। ओके, तो दिस इंप्लाइज z टू द पावर n, z क्या है यहाँ पे r इक्वल्स टू 1 है, तो इसलिए z होगा e टू द पावर आयोटा थीटा होल टू द पावर n इक्वल्स टू 1, ठीक है। अच्छा, तो दिस इंप्लाइज e टू द पावर आयोटा n थीटा इक्वल्स टू 1, तो दिस इंप्लाइज cos आयोटा n थीटा क्या हो, सॉरी e टू द पावर आयोटा n थीटा मतलब cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा इक्वल्स टू है 1। अच्छा, 1 को हम 1 प्लस आयोटा इंटू 0 लिख सकते हैं ऐसा। ओके, अच्छा, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से हमें मिल रहा है cos n थीटा इक्वल्स टू 1 एंड साइन n थीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, n थीटा इक्वल्स टू क्या होगा 2, देखो यहाँ से हमें n थीटा इक्वल्स टू क्या मिलेगा, cos थीटा इक्वल्स टू 1 कब होता है, जब n इक्वल्स टू 0 के लिए होता है, n इक्वल्स टू 2 के लिए होता है, ठीक है, n इक्वल्स टू 4 के लिए होता है, तो n थीटा इक्वल्स टू होगा 2m पाई, ठीक है। एंड m क्या है, m बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, ठीक है। यहाँ से हमें थीटा क्या मिल रहा है, थीटा मिल रहा है m/n इंटू 2 पाई। ओके, अच्छा, तो थीटा होगा ये। अच्छा, यहाँ पे m क्या है, m बिलोंग्स टू है इंटीजर नंबर, ओके। एंड n क्या है, ऑर्डर ऑफ z है n क्या है, n बिलोंग्स टू है नेचुरल नंबर, ठीक है। तो m/n क्या होगा, m/n बिलोंग्स टू होगा रेशनल नंबर, ठीक है। अच्छा, तो जब ऑर्डर ऑफ z फाइनाइट होगा, जब ऑर्डर ऑफ z इज फाइनाइट, ठीक है, तब m/n क्या होगा, m/n बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, मतलब थीटा बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, तो थीटा बिलोंग्स टू होगा, थीटा बिलोंग्स टू रेशनल नंबर एंड r रेडियस होगा 1। अच्छा, थीटा बिलोंग्स टू होगा रेशनल नंबर, ठीक है, जब ऑर्डर ऑफ z फाइनाइट होगा, ठीक है। अच्छा, तो जब z इनफाइनाइट होगा, जब ऑर्डर ऑफ z इज इनफाइनाइट, तब थीटा क्या होगा, थीटा बिलोंग्स टू होगा इरेशनल नंबर, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देखो ये जो e टू द पावर आयोटा 2 पाई थीटा है, इट इज इनफाइनाइट है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज थीटा क्या है, थीटा बिलोंग्स टू क्या होगा, थीटा बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर, ओके। अच्छा, थीटा बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर एंड थीटा अगर इरेशनल नंबर पे बिलोंग कर रहा है एंड ये जो इरेशनल का सेट है वो क्या होता है, वो होता है अनकाउंटेबल, ओके। तो ये जो सेट होगा थीटा का वो अनकाउंटेबल होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, डी में बोला गया है अनकाउंटेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में हमें एफ, देखो ये सेट दिया गया है, ठीक है, ये ग्रुप दिया गया है हमें, एफ जी दिया गया है, ये एच भी दिया गया है हमें। अच्छा, तो नंबर ऑफ कॉसेट्स ऑफ एच हमें इन जी फाइंड करना होगा, ठीक है। जी में हमें एच का कितना कॉसेट मिलेगा, ठीक है। अच्छा, कॉसेट जो है वो क्या होता है, जी बाई एच इक्वल्स टू ए एच सच दैट ए बिलोंग्स टू जी, ठीक है। अच्छा, तो ये जो कॉसेट का सेट है जी बाई एच, इसका हमें मतलब नंबर ऑफ कॉसेट मतलब इसका हमें, इस सेट का हमें कार्डिनलिटी फाइंड करना होगा, मतलब इसका ऑर्डर हमें फाइंड करना होगा, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ जी बाई एच हमें चाहिए, वो क्या होगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे देखो एफ का ऑर्डर क्या है, एफ का ऑर्डर होगा 2020, ठीक है। अच्छा, अगर हम ये दिखा सकते हैं कि जी से एफ में एक मैपिंग है, ठीक है, मान लो एफ है जी से एफ में एक मैपिंग, अगर हम ये दिखा दे कि एफ एक होमोमॉर्फिज्म है एंड एफ एक ऑन्टो होमोमॉर्फिज्म है, तो हम कह सकते हैं कि
जी बाई कार्नेल ऑफ एफ इज आइसोमॉर्फिक टू एफ। ठीक है, अगर कार्नेल ऑफ एफ इज एच होता है तो जी बाई, अगर कार्नेल ऑफ एफ इक्वल टू एच होता है तो जी बाई एच इज आइसोमॉर्फिक टू एफ होगा। तो जी बाई एच का ऑर्डर इक्वल टू एफ का ऑर्डर होगा। एफ का ऑर्डर क्या है 2020। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, पहले हम देखेंगे कि एफ जो है वो ऑन टू होगा या नहीं, एंड हम पहले हम होमोमॉर्फिज्म देखें। अच्छा, एफ मान लो कि एक्स बिलोंग्स टू जी है। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल्स टू ले लेते हैं हम एफ एक्स इक्वल्स टू, अच्छा एफ एक्स इक्वल्स टू ओमेगा ही ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा, एंड ओमेगा क्या है, ओमेगा बिलोंग्स टू एफ है। ठीक है, एंड तो देखते हैं ये होमोमॉर्फिज्म होता है या नहीं। तो होमोमॉर्फिज्म देखने के लिए क्या करेंगे, एफ एक्स वन इंटू एक्स टू इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स वन इंटू एक्स टू करेंगे। अच्छा, एक्स वन क्या है, एक्स वन है यहाँ पे ओमेगा वन जेड 01। ठीक है, इंटू सॉरी ये Z1 होगा, एंड ओमेगा टू Z2 01। ठीक है, अब इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो आपको मिलेगा ओमेगा वन Z2 प्लस Z1, एंड यहाँ पे होगा 01। ठीक है, अच्छा अब देखो एफ ऑफ दिस इक्वल्स टू क्या होगा, दिस इक्वल्स टू होगा एफ एक्स क्या है ओमेगा, तो यहाँ पे एफ ऑफ दिस इक्वल्स टू क्या होगा, ये ओमेगा 1 ओमेगा 2। ठीक है, अच्छा देखो एक्स क्या है, एक्स है ये। ठीक है, अच्छा तो ओमेगा 1 क्या है, ओमेगा 1 होगा यहाँ पे आप ओमेगा की जगह ओमेगा 1 जब होगा तब ये होगा ओमेगा 1 Z1 01, एंड ओमेगा 2 है ओमेगा 2 Z2 01, सॉरी एफ ऑफ दिस, ओके एफ ऑफ दिस एंड एफ ऑफ दिस। ठीक है, अच्छा तो देखो एंड ये क्या है, ये है एफ x1, ये है एफ x2। तो एफ x1 इंटू x2 आ रहा है एफ x1 इंटू एफ x2। तो इसका मतलब f जो है वो g से f में एक होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, अब हमें जो दिखाना है कि ये ऑन टू होगा। अच्छा, ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, देखो एफ एक्स इक्वल्स टू ओमेगा, तो एफ ये क्या है, मैट्रिक्स क्या है, ओमेगा Z01 इक्वल्स टू आ रहा है ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक ओमेगा के मतलब हर एक ओमेगा का प्री इमेज आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे मिल रहा है, तो एफ में जितने भी एलिमेंट है सबका प्री इमेज आपको जी में मिल रहा है, तो ये जो एफ है वो ऑन टू हो जाएगा। ओके, अच्छा तो एफ एक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है जी से एफ में, तो जी बाई कर्नल एफ इज आइसोमॉर्फिक टू एफ होगा। अब देखना ये है कि कर्नल एफ इक्वल्स टू क्या होता है। ठीक है, अच्छा कर्नल एफ इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स क्या है, एक्स बिलोंग्स टू जी है। ओके, एक्स सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ठीक है, एफ एक्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी क्या है, एफ का आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी बिलोंग्स टू एफ। अच्छा, तो अब देखो एफ का आइडेंटिटी क्या होगा। ठीक है, ये जो सी कॉम्प्लेक्स है ना, इसमें आइडेंटिटी क्या होगा। अच्छा एक मिनट देखो, यहाँ पे हमें दिया गया है ओमेगा टू द पावर 2020 इक्वल्स टू 1, मतलब 1 है यहाँ पे आइडेंटिटी। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल्स टू 1 बिलोंग्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू ये जो 1 है, 1 इज द आइडेंटिटी ऑफ एफ। ओके, अच्छा तो कर्नल एफ इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो जी का कितने एलिमेंट एफ का आइडेंटिटी मतलब 1 पे मैप कर रहा है। ठीक है, अच्छा एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू है ओमेगा। अच्छा तो ओमेगा इक्वल्स टू 1,
ओमेगा इक्वल्स टू 1 एंड एक्स क्या है, एक्स है ये, तो एक्स है ओमेगा जेड 0 1 एंड ओमेगा यहाँ पे है 1, ठीक है। एंड ये क्या है, ये देखो ये है एच, ठीक है। तो कर्नल ऑफ एच क्या आ रहा है, कर्नल ऑफ एफ क्या आ रहा है, एच, ठीक है। तो कर्नल ऑफ जी बाई कर्नल ऑफ एफ मतलब जी बाई एच इज आइसोमॉर्फिक टू एफ, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ, तो दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ जी बाई एच क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एफ, ऑर्डर ऑफ एफ क्या है 2020 2020, ठीक है। तो इस ग्रुप का कार्डिनलिटी होगा 2020, तो नंबर ऑफ कॉसेट ऑफ एच ये क्या होगा 2020, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 में हमें बोला गया है ए बी सी बिलोंग्स टू आर ए लेस देन बी लेस देन सी, एफ आर में से आर में एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। एफ ए इक्वल्स टू बी, एफ बी इक्वल्स टू सी, एफ सी इक्वल्स टू ए दिया गया है, ठीक है। अच्छा, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कॉमा सी सच दैट एफ अल्फा इक्वल्स टू अल्फा, ठीक है। अच्छा, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। देखो एक काम करते हैं हम, जी मान लो एक फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर में, ठीक है। जी एक्स सच दैट एफ एक्स माइनस एक्स है, ठीक है। अच्छा, तो जी ए इक्वल्स टू क्या होगा, एफ ए माइनस ए, एफ ए क्या है बी माइनस ए, एंड बी क्या है, बी इज ग्रेटर देन फ्रॉम ए, तो दिस इज ग्रेटर देन 0। जी बी इक्वल्स टू क्या होगा, एफ बी माइनस बी, एफ बी क्या है सी माइनस बी, सी क्या है, सी ग्रेटर देन फ्रॉम बी, दिस इज ग्रेटर देन 0। जी सी क्या है, जी सी इक्वल्स टू होगा एफ सी माइनस सी, एफ सी क्या है, ए है माइनस सी, एंड ए इज लेस देन फ्रॉम सी, तो दिस इज लेस देन 0, ओके। अच्छा, तो देखो ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है ए एंड सी में ए अल्फा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कॉमा सी। अच्छा, जी ए क्या है, ग्रेटर देन 0, जी सी क्या है, लेस देन 0, ठीक है। तो ए एंड बी के बीच में हमें एक ऐसा पॉइंट अल्फा मिलेगा, अल्फा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, सॉरी ए कॉमा सी, ए एंड सी के बीच में हमें एक ऐसा पॉइंट अल्फा मिलेगा जिसपे जी अल्फा इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। तो जी अल्फा क्या है, एफ अल्फा माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0, तो दिस इंप्लाइज एफ अल्फा इक्वल्स टू अल्फा हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा, एंड बी में दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में ए एंड बी के बीच में बीटा एक पॉइंट मिलेगा, इसके लिए एफ बीटा इक्वल्स टू बीटा होगा। देखो जी ए ग्रेटर देन 0, जी बी ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे हमें ए एंड बी के बीच में ऐसा कोई भी पॉइंट बीटा नहीं मिलेगा जिसके लिए जी बीटा इक्वल्स टू 0 होगा, तो बी इनकरेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा, सी में दिया गया है एफ कॉम्पोजिशन एफ। अच्छा, तो एच एक फंक्शन है, ठीक है, एच एक्स इक्वल्स टू एफ कॉम्पोजिशन एफ एक्स, ठीक है। अच्छा, तो एफ ऑफ एफ एक्स मतलब एफ ऑफ एफ एक्स, अच्छा एफ एक्स, अच्छा एफ ऑफ एफ एक्स, देखो एच ए क्या होगा, एफ ऑफ एफ ए, एफ ए क्या है, बी है, एंड एफ बी क्या है, सी, ओके। तो एच ए हो रहा है सी, एच बी क्या होगा, एफ ऑफ एफ बी, एफ बी क्या है, एफ बी है सी, एंड एफ सी क्या होगा, ए, एच सी इक्वल्स टू क्या होगा, एफ ऑफ एफ सी, एंड एफ सी क्या है, ए है, तो एफ ए क्या होगा, बी, ओके। अच्छा, तो ऑप्शन नंबर सी में जो बोला गया है एफ कॉम्पोजिशन एफ गामा इक्वल्स टू होगा गामा, ठीक है। हाँ, तो एच ए के लिए आ रहा है ए, एंड एच बी के लिए बी, एच सी के लिए आ रहा है सी, तो हमें बोला गया है गामा क्या है, गामा है ए एंड बी के बीच में एक पॉइंट है। अच्छा सॉरी, एक
एक काम करते हैं हम यहाँ पे मान लो कैपिटल एक्स है एच एक्स माइनस एक्स, ठीक है, ओके। अच्छा, तो कैपिटल एच ए इक्वल्स टू क्या होगा, एच ए माइनस ए होगा, एंड एच ए क्या है, सी माइनस ए। एच बी इक्वल्स टू क्या होगा, एच बी माइनस बी। अच्छा, ये क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, एंड एच बी क्या है, एच बी है एच बी है ए माइनस बी, ये लेस देन जीरो है, एंड एच सी। अच्छा, एच सी देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें ए एंड बी के बीच में बोला गया है, ठीक है, ए एंड बी के बीच में बोला गया। देखो, एच ए ग्रेटर देन जीरो, एच बी लेस देन जीरो, तो इसका मतलब ए एंड बी के बीच में हमें गामा एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिसके लिए एच गामा इक्वल्स टू जीरो होगा, एंड एच गामा क्या है, एच गामा क्या है, एच गामा है एच एक्स, एच गामा माइनस गामा, ठीक है, इक्वल्स टू जीरो। तो दिस इंप्लाइज एच गामा इक्वल्स टू गामा, एंड एच गामा मतलब क्या है, एफ कॉम्पोजिशन, एफ गामा इक्वल्स टू गामा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब डी में देखते हैं, ठीक है। अच्छा, डी में देखो क्या दिया गया है, डी में बोला गया है यहाँ पे एफ कॉम्पोजिशन एफ। तो मान लो के इक्वल्स टू है मान लो के एक्स इक्वल्स टू है एफ कॉम्पोजिशन एफ एक्स, ठीक है। अच्छा, तो के ए क्या होगा, हमें ए एंड सी के बीच में फाइंड करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो एफ कॉम्पोजिशन एफ ए, तो एफ कॉम्पोजिशन एफ ए क्या है, एफ ए है बी, ठीक है। दिस इक्वल्स टू एफ ऑफ एफ बी क्या है, एफ बी है सी, एंड एफ सी क्या है, ए है, ठीक है। अब देखते हैं के सी, एफ कॉम्पोजिशन एफ सी, तो एफ कॉम्पोजिशन एफ ऑफ एफ सी क्या है, एफ सी है ए, तो एफ ऑफ एफ ए क्या है बी, तो एफ बी क्या है सी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे एक फंक्शन ले लेते हैं, जी है जी एक्स, ऐसा है कि के एक्स माइनस एक्स है, ठीक है। तो यहाँ से हमें जी ए क्या मिलेगा, के ए माइनस ए, ठीक है। अच्छा, तो देखो ये जी एक्स छोड़ दो, ऐसा ना करके हम एक काम करते हैं, के बी फाइंड देखते हैं क्या होता है। के बी क्या होगा, एफ कॉम्पोजिशन एफ बी, दिस इक्वल्स टू एफ कॉम्पोजिशन एफ ऑफ एफ बी क्या है, एफ बी है सी, ठीक है, एंड एफ ऑफ एफ सी क्या है ए, एंड एफ ए क्या है बी, तो के बी इक्वल्स टू बी आ रहा है, ठीक है। एंड बी क्या है, बी बिलोंग्स टू बी ए एंड सी के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। बी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कॉमा सी। अच्छा, यहाँ पे आप बी ना लेके बी के जगह आप डेल्टा बी लिख सकते हो, ठीक है, ओके। अच्छा, तो अगर आप बी को डेल्टा से रिप्लेस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, के ऑफ डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा, ठीक है। एंड के क्या है, एफ कॉम्पोजिशन एफ, तो एफ कॉम्पोजिशन एफ डेल्टा इक्वल्स टू आ रहा है डेल्टा, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 में हमें एस एन इक्वल्स टू ये सीक्वेंस दिया गया है, टी एन इक्वल्स टू ये सीक्वेंस दिया गया है, तो समेशन एस एन एंड समेशन टी एन ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा या कंडीशनली कन्वर्जेंट होगा, वो हमें देखना है, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये जो है ये एक अल्टरनेटिंग सीरीज है, ठीक है, एंड यहाँ पे ये एक ये जो सीरीज है सीक्वेंस है, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, देखो यहाँ पे टी एन प्लस वन जो है वो लेस देन होगा टी एन से, ठीक है। तो ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है एंड ये एक अल्टरनेटिंग सीक्वेंस है, ओके। सॉरी, मॉड टी एन लेस देन फ्रॉम मॉड टी एन प्लस वन लेस देन फ्रॉम मॉड टी एन, ठीक है। तो
मॉड टी एन जो होगा वो एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा, एंड टी एन जो है यहाँ पे -1 होल ट्रिपल एन है, तो इसका मतलब ये एक अल्टरनेटिंग सीक्वेंस है, ठीक है। तो टी एन जो है वो कंडीशनली कन्वर्जेंट हो जाएगा, समेशन टी एन कंडीशनली कन्वर्जेंट, ओके। अच्छा क्या, अच्छा बात करते हैं ये क्या एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं होगा? नहीं, ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं होगा, इसलिए ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है। क्योंकि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट क्यों नहीं होगा? देखो मॉड टी एन क्या होगा 1/4n-1, ठीक है, एन का पावर क्या है 1, ठीक है। तो पी सीरीज से हम कह सकते हैं कि ये इट इज डाइवर्जेंट, ठीक है, मॉड टी एन। तो टी एन इज कंडीशनली कन्वर्जेंट होगा, ओके। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था टी एन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, तो बी इनकरेक्ट है। डी में दिया गया है कंडीशनली कन्वर्जेंट होगा, डी में तो डी करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अब देखते हैं एस एन को, ओके। अच्छा तो क्या ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा? देखो यहाँ पे आप मॉड ऑफ एस एन देखोगे तो मॉड ऑफ एस एन क्या होगा 1/2n+3, ठीक है, ओके। अच्छा एंड दिस इज लेस देन फ्रॉम 1/2n, ठीक है, ओके। अच्छा समेशन मॉड एस एन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ दिस लेस देन फ्रॉम समेशन ऑफ 1/2n, एंड ये क्या है? ये एक जियोमेट्रिक सीरीज है, ठीक है। तो जियोमेट्रिक सीरीज जो है वो क्या है? वो कन्वर्जेंट है, एंड वो कैसे कन्वर्जेंट है? देखो समेशन 1/2n ये क्या है? जब n = 1 के लिए हाफ, 2 के लिए 1/2², 3 के लिए 2³ अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसका सम क्या होगा? हाफ इंटू 1 - 1/2 होल टू द पावर इन्फिनिटी बाई 1 - हाफ, एंड दिस इक्वल्स टू क्या होगा 1, ओके। तो इसका समेशन ऑफ दिस, इसका हमें एक फाइनाइट वैल्यू मिल रहा है, तो इसका मतलब ये जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है, ये सीरीज कन्वर्जेंट है, ये बड़ा भाई कन्वर्जेंट है, तो ये छोटा भाई भी कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। तो समेशन मॉड एस एन इज कन्वर्जेंट, समेशन मॉड एस एन इज कन्वर्जेंट, तो इसका मतलब एस एन एक समेशन एस एन इट इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ओके। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ए इज करेक्ट। सी में दिया गया है कंडीशनली कन्वर्जेंट, तो सी इनकरेक्ट होगा, ठीक है। तो ए एंड डी आर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33 में हमें दिया गया है a, b बिलोंग्स टू r एंड a लेस देन b, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है देयर एग्जिस्ट ए कंटिन्यूअस फंक्शन f सच दैट क्लोज्ड इंटरवल a, b टू ओपन इंटरवल a, b सच दैट f इज 1 1, ठीक है। एंड अच्छा पहले हम ऑप्शन नंबर ए को ही देखते हैं। देखो ए में जो दिया गया है, क्या दिया गया है? देयर एग्जिस्ट ए कंटिन्यूअस फंक्शन f, ठीक है। तो ऐसा एक कंटिन्यूअस फंक्शन f एग्जिस्ट करेगा इस इंटरवल पे, क्लोज इंटरवल a, b से क्लोज ओपन इंटरवल a, b पे, एंड f 1 1 होगा। अच्छा तो एक कंटिन्यूअस फंक्शन f एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, हाँ ठीक है, इस इंटरवल से क्लोज इंटरवल 1, 2 से कहाँ पे? ओपन इंटरवल 1, 2 पे, ठीक है। अच्छा एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। अच्छा मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि f को मैं इस तरह से डिवाइड करता हूँ कि fx इक्वल्स टू x/2 प्लस 2/3, ठीक है। अगर fx इक्वल्स टू x/2 प्लस 2/3 है, ठीक है, तो ये 1 1 होगा, ठीक है। अच्छा ये 1 1 कैसे होगा कि अगर आप fx1 इक्वल्स टू fx2 लेते हो तो दिस इम्प्लाइज x1/2 प्लस 2/3 इक्वल्स टू x2/2 प्लस 2/3, तो 2/3 कैंसिल, तो दिस इम्प्लाइज x1 इक्वल्स टू x2, ठीक है। तो इस मतलब f जो है वो 1 1 होगा, ओके। अच्छा 1 1 हो रहा है। अच्छा अब हमें ये इंटरवल चाहिए, ठीक है। अच्छा तो देखो यहाँ पे f
क्या है, कंटिन्यूअस। अच्छा ठीक है, तो F1 क्या होगा, अगर यहाँ पे आप x की जगह 1 रखोगे तो F1 आपको क्या मिलेगा, 1/2 प्लस 2/3, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, 7/6, ओके। एंड दिस इज ग्रेटर देन फ्रॉम 1, ओके। तो F2 क्या होगा, 2/2 प्लस 2/3 एंड दिस इक्वल्स टू 5/3 एंड दिस इज ग्रेटर देन फ्रॉम 2। अच्छा, तो एक चीज देखो यहाँ पे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं कि ये जो 1 है, 1 कहाँ पे मैप कर रहा है, 7/6 पे, ठीक है। एंड 2 मैप कर रहा है 5/3 पे, ठीक है। तो 1 एंड 2 के बीच में हमें ऐसा एक पॉइंट x मिलेगा जिसके लिए fx जो है वो 7/6 एंड 5/3 के बीच में होगा, ठीक है। मतलब 1 एंड 2 के बीच में जितने भी पॉइंट होगा सभी मैप करेगा यहाँ पे, इस इंटरवल में मैप करेगा, ठीक है। अच्छा, तो fx का जो रेंज होगा वो क्या होगा, क्लोज इंटरवल 7/6 से 5/3, ठीक है। अच्छा, अब देखो, तो यहाँ पे हमें ये जो कोडोमेन है इसका एवरी एलिमेंट का हमें प्री इमेज यहाँ पे इस डोमेन पे जरूर मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे f जो है वो इस इंटरवल या इस क्लोज इंटरवल से इस क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूअस है, ठीक है। सॉरी, क्लोज इंटरवल से क्लोज इंटरवल पे 1 है, ठीक है। एंड ये जो क्लोज इंटरवल 7/6 5/6 है, दिस इज सबसेट ऑफ क्या है, 1 ओपन इंटरवल 1, 2, ठीक है। 7/6 ग्रेटर देन फ्रॉम 1, ओके, एंड 5/3 लेस देन फ्रॉम 2, सॉरी ये दिस इज लेस देन फ्रॉम 2, 5/3, ओके। तो f इस इंटरवल से इस इंटरवल पे 1 है, तो इसका मतलब इस इंटरवल से इस इंटरवल पे भी 1 ही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, अब हम बी को देखते हैं। देखो, बी में दिया गया है देयर एग्जिस्ट कंटीन्यूअस फंक्शन f सच दैट क्लोज्ड इंटरवल a, b टू ओपन इंटरवल a, b सच दैट f इज ऑन 2, ओके। अच्छा, देखो, अगर डोमेन ये जो क्लोज इंटरवल a, b है ये कॉम्पैक्ट सेट है, ठीक है। अच्छा, एंड f क्या है, कंटिन्यूअस है। अगर f कंटिन्यूअस है तो ये जो f का जो रेंज होगा f a, b ये भी कॉम्पैक्ट ही होगा, ठीक है। डोमेन कॉम्पैक्ट है, f कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब रेंज भी कॉम्पैक्ट होगा, ठीक है। अब मान लो कि ये जो है दिस इक्वल्स टू मान लो क्लोज इंटरवल c, d, ठीक है। अच्छा, अगर ये c, d जो है वो अगर सबसेट होता है, c, d अगर सबसेट ऑफ ओपन इंटरवल a, b है, ठीक है, तो क्या ये ऑन 2 होगा। ऑन 2 होने के लिए रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन होना चाहिए, लेकिन रेंज तो सबसेट हो रहा है कोडोमेन का, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑन 2 नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट। सी में देखते हैं, सी में क्या ऐसा एक फंक्शन मिलेगा जो f1 होगा ओपन इंटरवल a, b से क्लोज इंटरवल a, b पे। तो मान लो कि fx इक्वल्स टू x, ठीक है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, ओके। अच्छा, तो f ये जो ओपन इंटरवल a, b है, ओपन इंटरवल a, b है, ये कहाँ पे मैप करेगा, ओपन इंटरवल a, b पे मैप करेगा, ठीक है। एंड ओपन इंटरवल a, b इज सबसेट ऑफ क्लोज इंटरवल a, b। तो रेंज जो है वो कोडोमेन का सबसेट आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो 1 होगा, सी इज करेक्ट। डी में देखते हैं, डी में बोला गया है देयर एग्जिस्ट ए कंटिन्यूअस फंक्शन f such that open interval a, b to close interval a, b such that f is on 2, ओके। अच्छा, तो क्या
एफ ऑन टू होगा, ऐसा कोई फंक्शन हमें मिलेगा क्या? तो देखो मैं एफ एक्स इक्वल्स टू लेता हूँ, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स प्लस हाफ, ठीक है। अच्छा, अब एफ क्या है? एफ सच दैट क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल एल लेता हूँ मैं 0 एंड बी 1, ठीक है। ये क्या है? कंटिन्यूअस है। अच्छा, तो जब x इक्वल्स टू 0 होगा तब f क्या होगा? तो f 0 इक्वल्स टू क्या होगा? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ हाफ क्या है? 0 होगा, ठीक है। एंड f क्या है? f1 क्या होगा? अच्छा सॉरी, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, देखो 0 तो इस इंटरवल पे नहीं है, ठीक है। इस इंटरवल पे क्या है? 1/4 है, तो मैं यहाँ पे 1/4 ले लेता हूँ। f1/4 इक्वल्स टू क्या होगा? f1/4 इक्वल्स टू क्या होगा? 1/4 प्लस हाफ, दिस इज लेस देन फ्रॉम 1, तो दिस इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। इसके बाद मैं f1 को देखता हूँ, सॉरी f हाफ को देखता हूँ। हाफ इस इंटरवल पे, ये है ओपन इंटरवल, ठीक है। इस इंटरवल लाई करता है एफ हाफ इक्वल्स टू क्या होगा? हाफ प्लस हाफ मतलब 1, ओके। अच्छा, अब देखो एफ हाफ देखो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं कि 1/4 एंड हाफ के बीच में मान लो कि एक पॉइंट है, ठीक है। मतलब 1/4 एंड हाफ के बीच में हमें जितने भी वैल्यू मिलेगा, ठीक है, उसका इमेज क्या होगा? एफ हाफ क्या? f1/4 क्या है? f1/4 इक्वल्स टू है 0, तो लेस देन होगा f के, लेस देन f हाफ इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ 1/4 एंड हाफ के बीच में जितने भी पॉइंट होगा, ठीक है, 1/4 एंड हाफ के बीच में जितने भी पॉइंट होगा वो सभी कहाँ पे मैप करेगा? ओपन इंटरवल 0 एंड 1 पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन लेता हूँ f सच दैट, सॉरी ऐसा नहीं, f सच दैट क्या? क्लोज्ड इंटरवल, हाँ ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल 1/4 हाफ से कहाँ पे? क्लोज इंटरवल 0,1 पे, ये कंटिन्यूअस है। क्या ऐसे फंक्शन हम ले सकते हैं क्या? ज़रूर ले सकते हैं, क्योंकि 1/4 0 पे मैप कर रहा है, हाफ 1 पे मैप कर रहा है, ठीक है। एंड 1/4 एंड हाफ के बीच में जितने भी पॉइंट होगा वो सभी 0 एंड 1 के बीच में जितने भी पॉइंट है उस पर मैप कर रहा है, ठीक है। अच्छा, एंड ये जो x प्लस हाफ है ये क्या 1/1 होगा? देखो सॉरी 1/1 नहीं, हमें ऑन टू बोला गया। अच्छा, पहले हम कंटिन्यूअस का बात कर लेते हैं। कंटिन्यूअस, क्या ये कंटिन्यूअस होगा? देखो यहाँ पे ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ठीक है, ये क्लोज इंटरवल ये ओपन इंटरवल 0,1 पे कंटिन्यूअस है, ठीक है। ये 1 पे डिसकंटिन्यूअस है, 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन ओपन इंटरवल 0,1 पे कंटिन्यूअस है। तो ये जो f x प्लस हाफ है ये कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। अच्छा, एंड अब बात करते हैं ऑन टू का, ठीक है। तो ये यहाँ पे जितने भी पॉइंट हमें मिलेगा इसका प्री इमेज हमें यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। एंड ये क्या है? दिस इज सबसेट ऑफ ओपन इंटरवल 0,1, ठीक है। देखो इसका प्री इमेज यहाँ पे मिल रहा है, मतलब इसका प्री इमेज हमें यहाँ पे मिल रहा है, तो इसका मतलब ये ऑन टू होगा। डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 में हमें बोला गया है भी एक नॉन जीरो वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ एंड एस एक नॉन एम्प्टी सबसेट है भी का, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा? देखो स्टेटमेंट 1 में जो दिया गया है, फॉर एनी वेक्टर स्पेस W ओवर एफ एनी मैप F स्टेटमेंट 1 में दिया गया है एनी मैप F सच दैट S to W extends to a linear map from V to W, ठीक है। ये एक लीनियर मैप होगा। अच्छा,
तो क्या ये स्टेटमेंट 4 को इम्प्लाई करता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, बी में दिया गया है स्टेटमेंट 1 3 को इम्प्लाई करता है। अच्छा, स्टेटमेंट 3 में दिया गया है एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, एंड स्टेटमेंट 4 में दिया गया है द स्पान ऑफ एस इज भी। अच्छा, देखते हैं इसे। देखो अच्छा, स्टेटमेंट 3 में दिया गया है एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं हम, ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है 1 इम्प्लाइज 3, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 1 इम्प्लाइज 3 एंड ए में दिया गया है 1 इम्प्लाइज 4। अच्छा, पहले हम इसे देखते हैं, एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। सपोज हम मान लेते हैं कि एस इज लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है, एंड एस इक्वल्स टू क्या है? एस इक्वल्स टू मान लो ये है S1 S2 S3 अप टू Sn तक है, ठीक है। अच्छा, तो एस इज लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ऐसा कोई क्या, अच्छा मान लेते हैं कि S इक्वल्स टू एस में 2 एलिमेंट है S1 एंड S2, ठीक है। अच्छा, एंड भी जो है S क्या है? भी का सबसेट है, ठीक है। तो एंड भी इक्वल्स टू S1 S2 एंड S3, ठीक है। S इज LD लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। तो S इक्वल्स मान लो कि S1 इक्वल्स टू सम कांस्टेंट C इंटू S2, ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंट है इसलिए। अच्छा, तो F C1, अच्छा भी जो है, भी क्या है? लीनियर मैप है, ठीक है। भी से सॉरी F एक लीनियर मैप है फ्रॉम V टू W, ठीक है। अच्छा, भी का एलिमेंट है ये, तो F C1 S1 प्लस C2 S2 प्लस C3 S3 इक्वल्स टू क्या होगा? इक्वल्स टू होगा C1 FS1, क्योंकि ये लीनियर मैप है, प्लस C2 FS2 प्लस C3 FS3, ओके। अच्छा, एंड अब मान लो कि F जो है ये S से W में एंड V से W में ये एक कांस्टेंट मैपिंग है, ठीक है। एंड ये W का एक एलिमेंट है, मान लो कि स्मॉल w है, ठीक है। ये S से स्मॉल w में मैप कर रहा है एंड V से स्मॉल w में मैप कर रहा है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट मैपिंग है, ओके। तो FS1 इक्वल्स टू क्या होगा? W होगा, ठीक है। C1 FS2 भी W होगा, FS3 भी W होगा, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू, यहाँ से W को कॉमन ले लो तो C1 प्लस C2 प्लस C3 W, ओके। अच्छा, तो देखो यहाँ पे हम और एक काम भी कर सकते हैं कि यहाँ से, तो यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं कि C1 FS1 प्लस C2 FS सॉरी यहाँ पे हम S1 को S1 जो है इसे हम, अच्छा एक काम करते हैं, इसे हम S2 करते थे, S2 इक्वल्स टू C इंटू S1, ठीक है। तो S2 को हम चेंज करते हैं, S2 इक्वल्स टू क्या है? C इंटू S1 प्लस C3 FS3, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू C1 FS1 क्या होगा? W प्लस, तो यहाँ से C बाहर आएगा तो C इंटू C2 FS1 होगा W प्लस C3 FS3 होगा W, ठीक है। तो यहाँ से आप W को कॉमन ले लो, ठीक है। W को कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा C1 प्लस C2 प्लस C3 W, ठीक है। अब देखो दिस एंड दिस आर इक्वल, ठीक है। तो इन दोनों को अगर आप इक्वल करोगे तो आपको क्या मिलेगा? C1 प्लस W कैंसिल हो जाएगा, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ओके। तो ये C1 कैंसिल, C3 कैंसिल, तो दिस इंप्लाइज C2 इक्वल्स टू C2, ओके। तो देखो ये यहाँ पे C2 नॉन जीरो है, ठीक है।
तो दिस इम्प्लाइज सी यू इक्वल्स टू क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, तो दिस इम्प्लाइज S2 इक्वल्स टू S1, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमें ऐसा कोई भी मतलब ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा जो दूसरे का कांस्टेंट मल्टीपल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये लीनियरली डिपेंडेंट नहीं होगा। तो इसका मतलब S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, ओके। तो 1 3 को इम्प्लाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ओके। अच्छा, अब हम ये देखते हैं 2 देखते हैं 2 किसको इम्प्लाई करता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो एफ एस इक्वल्स टू क्या है जी एस फॉर ऑल एस बिलोंग्स टू एस के लिए, ठीक है। एंड एफ भी इक्वल्स टू जी भी, ठीक है। अच्छा, एस का एलिमेंट क्या है S1 एंड S2, तो एस एफ S1 क्या होगा GS1 एंड एफ S2 इक्वल्स टू होगा GS2, ठीक है। एंड भी का एलिमेंट है स्मॉल भी क्या है भी का एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पे हमने जो सेट कंसीडर किया है एस एंड भी का, यह पे जो एस है एस भी को स्पान नहीं करेगा, ठीक है। तो हमने ये मान लिया कि एस इज नॉट ए स्पेनिंग सेट ऑफ भी, ठीक है। अच्छा, तो एफ एस वन इक्वल टू जी एस वन मिल रहा है, तो एफ एस टू इक्वल टू जी एस टू मिल रहा है। अच्छा, तो एफ एस इक्वल टू जी एस के लिए स्टेटमेंट 2 में बोला गया है कि एफ एस इक्वल टू जी एस के लिए हमें मिलेगा एफ भी इक्वल टू जी भी। तो एफ एस वन इक्वल टू जी एस वन क्या इम्प्लाई करेगा कि एफ भी इक्वल टू जी भी, ठीक है। एंड भी क्या है भी S1 है S2 है S3 है, ठीक है। तो एफ भी क्या है भी मान लो S1, तो S1 इक्वल टू जी S1 होगा एंड एफ S2 इक्वल्स टू जी S2 होगा, लेकिन एफ S3 इक्वल्स टू जी S3 क्या यहाँ पे होगा एफ S1 इक्वल्स टू जी S1 है, ठीक है। तो ये होगा एफ S2 इक्वल्स टू जी S2 यहाँ पे है, तो ये होगा, ठीक है। तो क्या एफ S3 इक्वल्स टू जी S3 होगा, हमें यहाँ पे बोला गया है एफ एस इक्वल्स टू जी एस इंप्लाई कर रहा है एफ भी इक्वल्स टू जी भी होगा। तो देखो एफ एस वन इक्वल्स टू जी एस वन क्या ये इंप्लाई करता है, ये होगा। एफ एस टू इक्वल्स टू जी एस टू ये इंप्लाई करता है एफ एस टू इक्वल्स टू जी एस टू है, ठीक है। तो ये एस वन एस टू भी का एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे एफ भी इक्वल्स टू जी भी आ रहा है एस वन एंड एस टू के लिए, लेकिन एस थ्री के लिए नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एफ भी इक्वल टू जी भी इम्प्लाई नहीं कर रहा है। तो हमने जो एज्यूम किया है कि भी इज नॉट ए स्पेनिंग सेट ऑफ एस, तो ये रॉन्ग था। तो भी इज ए स्पेनिंग सेट ऑफ एस होगा, तो 2 4 को इम्प्लाई कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है वो करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 में हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है एंड y1x एंड y2x दो सॉल्यूशन दिया गया है ly इक्वल्स टू 0 का, ठीक है। एंड ये कंडीशन दिया गया है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है y1x इज नॉट ए कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ y2, बी में दिया गया है y1 इज ए कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ y2। तो देखते हैं पहले हम ऑप्शन नंबर ए एंड बी को, ठीक है। अच्छा देखो कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ y2, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है y1 इज ए कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ y2, ठीक है। नॉट ए कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ y2 एंड बी में दिया गया है y1 इज ए कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ y2, ठीक है। अच्छा अगर ये कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ y2 नहीं है तो इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज y1 एंड y2 आर linearly independent, okay। एंड अगर ये y1 एंड y2 आर कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ y1 इज कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ y2 है, तो इसका मतलब ये y1 एंड y2 आर linearly डिपेंडेंट, ओके। अच्छा तो अगर ये linearly इंडिपेंडेंट कब होगा, जब रॉन्स्किन इक्वल्स टू 0 होगा। अच्छा रॉन्स्किन क्या है, रॉन्स्किन है y1 x0, ठीक है।
y2 x नॉट एंड y1 डैश x नॉट, y2 डैश x नॉट एंड डिटरमिनेंट ऑफ दिस इक्वल्स टू क्या है 1 नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो इसका मतलब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो इसका मतलब y1 इज नॉट ए कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ y2। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, बी इनकरेक्ट। ओके, अच्छा सी में बोला गया है 1 and ln x are solution of ly equals to 0 where p equals to 1 q equals to 0। अच्छा क्या बोला गया है, p इक्वल्स टू 1 दिया गया है, q इक्वल्स टू 0 दिया गया है। अच्छा तो यहाँ पे हमें अगर यहाँ पे q इक्वल्स टू 0 रखोगे, आप p इक्वल्स टू 1 रखोगे तो x स्क्वायर डी वाई डी एक्स टू क्या होगा डी डैश इंटू डी डैश माइनस 1 प्लस p है 1 एंड x डी वाई डी एक्स होगा डी डैश q है 0 y इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा तो दिस इंप्लाइज डी डैश स्क्वायर माइनस डी डैश प्लस डी डैश y इक्वल्स टू 0। ये डी डैश कैंसिल, तो दिस इंप्लाइज डी डैश स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो दिस इंप्लाइज डी डैश इक्वल्स टू 0,0। ओके, अच्छा तो यहाँ से हमें सॉल्यूशन क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा y इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे हमने क्या पुट किया है कि x इक्वल्स टू e टू द पावर z। ठीक है, एंड दिस इंप्लाइज z इक्वल्स टू ln x। ओके, तो y इक्वल्स टू क्या होगा c1 प्लस c2 z इंटू ई टू द पावर 0 इंटू z। ठीक है, अच्छा तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा c1 प्लस c2 z क्या है, z है ln x एंड ई टू द पावर 0 क्या है 1 है। ठीक है, अच्छा एंड c1 मतलब c1 इंटू 1। ठीक है, एंड c2 इंटू ln x। अच्छा तो यहाँ पे हमें दो सॉल्यूशन मिला है, एक क्या है 1 एंड दूसरा है ln x। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, अच्छा डी में बोला गया है p प्लस क्यू जब नॉट इक्वल टू 0 होगा तब हमें सॉल्यूशन क्या मिलेगा x एंड ln x। ओके, अच्छा p प्लस क्यू नॉट इक्वल टू 0, तो आप ये ले लो p इक्वल टू जब 1 लोगे q इक्वल टू 0 लोगे तब p प्लस क्यू इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, तब सॉल्यूशन क्या होगा 1 एंड ln x नॉट x। ठीक है, तो डी इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36 में हमें लीनियर इक्वेशन दिया गया है, बोला गया है द सिस्टम इज कॉन्सिस्टेंट। ओके, तो m एंड k के किस वैल्यू के लिए ये कॉन्सिस्टेंट होगा वो हमें देखना है। ठीक है, अच्छा इसे अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे x y एंड z के कॉफिशिएंट जो है ये मान लो ये है ए मैट्रिक्स। ठीक है, ए मैट्रिक्स 1 1 5 एंड 1 2 m 1 2 4 एंड जो कांस्टेंट टर्म है ये है बी मैट्रिक्स, तो 3 5 k। इन दोनों को मैं एक साथ लिख रही हूँ। ठीक है, एक साथ हम लिख रहे हैं इसे, तो a बाई बी इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स। अच्छा तो यहाँ पे हम रो ऑपरेशन करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें अच्छा क्या करेंगे पहले R2 से हम R1 को माइनस करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम R3 से हम R3 से R1 को माइनस कर देते हैं, तो क्या मिलेगा हमें 1 1 5 3 0 माइनस 1 m माइनस 5 एंड यहाँ पे होगा 2। ठीक है, अब R3 माइनस R1 करेंगे तो 0 1 4 माइनस 5 होगा क्या माइनस 1 एंड यहाँ पे होगा k माइनस 3। ठीक है, अच्छा अब क्या करते हैं अब यहाँ पे हम R3 से R2 को माइनस करते हैं, R3 डैश इक्वल्स टू R3 माइनस R2, तो क्या होगा 1 1 5 3 0 माइनस 1 m माइनस 5 2 एंड R3 प्लस R2 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा 0 0 m माइनस
देखो यहाँ पे हमने R2 माइनस R1 जब करेंगे तो यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये प्लस होगा, तो R3 माइनस R2 करेंगे तो ये 0 होगा, एंड यहाँ पे होगा क्या, R3 माइनस R2 करेंगे तो ये होगा M प्लस 4, यहाँ पे होगा माइनस M प्लस 4, एंड यहाँ पे होगा KM माइनस 2। अच्छा देखो ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं। ए में दिया गया है M नॉट इक्वल्स टू 4। अच्छा, जब M नॉट इक्वल्स टू 4 होगा तब ये क्या होगा, ये नॉन जीरो होगा, ठीक है। तो माइनस M प्लस 4 ये होगा नॉन जीरो, ठीक है। तो ये अगर नॉन जीरो होता है तो ये जो मैट्रिक्स है A बाई बी मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। एंड ए मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा, ए मैट्रिक्स जो है, ये जो ए मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स का भी रैंक, ए मैट्रिक्स का भी रैंक होगा 3, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, ये दोनों इक्वल हो गया है तो इसका मतलब हमें यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तब सिस्टम इज कॉन्सिस्टेंट, ओके। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ओके। अच्छा, बी में देखो, बी में दिया गया है के नॉट इक्वल्स टू 5। अच्छा, अगर के इक्वल्स टू मान लो 6 है, ठीक है, कुछ भी है, के नॉट इक्वल्स टू 5 मतलब ये क्या है, ये नॉन जीरो है, तो के माइनस 5 इज नॉन जीरो। अगर यहाँ पे मान लो m इक्वल्स टू 4 हो रहा है, अगर m इक्वल्स टू 4 है तो माइनस m प्लस 4 इक्वल्स टू होगा 0, ठीक है। तो ये ए बी मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। एंड सॉरी, ए बी मैट्रिक्स का के नॉट इक्वल्स टू 5 है तो ए बी मैट्रिक्स का रैंक होगा 3, लेकिन ए मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा, ए मैट्रिक्स का रैंक होगा 2, ठीक है। तो दोनों अनइक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा हमें, ठीक है। तो ये इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज नॉट ट्रू, ओके। अच्छा, सिमिलरली ऑप्शन नंबर सी में भी देख सकते हो, अगर m इक्वल्स टू 4 होता है, m इक्वल्स टू 4, ठीक है, एंड m इक्वल्स टू 4 होता है एंड k अगर नॉट इक्वल्स टू 5 हो रहा है तो रैंक ऑफ ए बी होगा 3, रैंक ऑफ ए होगा 2, तो यहाँ पे भी हमें नो सॉल्यूशन मिलेगा, तो सी भी इनकरेक्ट, ओके। अच्छा, डी में देखते हैं, डी में दिया गया है k इक्वल्स टू 5, ठीक है। अगर k इक्वल्स टू 5 होता है, यहाँ पे k इक्वल्स टू 5, ठीक है, अगर k इक्वल्स टू 5, ठीक है, k इक्वल्स टू 5 के लिए m क्या होगा, अच्छा m मान लो 4 है, ठीक है, m इक्वल्स टू 4 है तो m माइनस 4 ये 0 हो जाएगा। तो रैंक ऑफ जो ये जो ए बी मैट्रिक्स है इसका रैंक इक्वल्स टू क्या होगा, 2 होगा, एंड रैंक ऑफ ए भी होगा 2, ठीक है। तो दोनों इक्वल हो रहा है, तो यहाँ पे हमें दोनों इक्वल हो रहा है, लेकिन मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है उससे छोटा है 2, तो यहाँ पे हमें इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन मिलेगा, तो ये कॉन्सिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं जब m नॉट इक्वल के इक्वल्स टू 5 लेकिन m नॉट इक्वल्स टू 4 जब होगा तब, ठीक है। अच्छा, तब क्या होगा, ये जो a बाई बी मैट्रिक्स होगा इसका रैंक होगा 3, ओके, एंड रैंक ऑफ a होगा 3, दोनों इक्वल है, एंड मैट्रिक्स का ऑर्डर के साथ ये रैंक इक्वल आ रहा है, तो यहाँ पे हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो सिस्टम इज कॉन्सिस्टेंट, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37 में हमें a इक्वल्स टू दिया गया है ये, ठीक है, जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तब a इक्वल्स टू दिस एंड b इक्वल्स टू ये दिया गया है। ऑप्शन नंबर a में दिया गया है a ग्रेटर देन b, b में दिया गया है a लेस देन b, c में दिया गया है a इंटू बी इक्वल्स टू ln रूट 2, d में दिया गया है a बाई बी इक्वल्स टू ln रूट 2, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो a इक्वल्स टू क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n² 2/n² अप टू n माइनस 1/n²। अच्छा, तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम करेंगे 1 प्लस 2 प्लस अप टू कहाँ तक, n माइनस 1 तक बाई n², ठीक है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू अगर n होता है, हाँ, तो क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2, तो यहाँ पे n माइनस 1 तक है, तो इसलिए n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 प्लस 1/2, ठीक है, एंड यहाँ पे है n², ओके। अच्छा, तो यहाँ से यहाँ पे प्लस माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल,
तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ से आप n को कॉमन ले लो तो 1 माइनस 1 बाई एन, एंड यहाँ पे है n बाई 2n स्क्वायर, तो ये n कैंसिल, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो ये हो जाएगा 0, तो दिस इक्वल्स टू है हाफ। ओके, अच्छा तो आप देखते हैं एक चीज़ कि देखो अच्छा ए को ए मिला है हमें हाफ, ठीक है। तो अब हम बी को देखेंगे। अच्छा पहले हम ऑप्शन नंबर ए एंड बी को देख लेते हैं, कौन ग्रेटर देन होगा कौन लेस देन होगा। तो देखो कि बी क्या दिया गया है हमें ये, ठीक है। अच्छा तो एन अच्छा n प्लस एन, ठीक है, लास्ट टर्म क्या है n प्लस एन। अच्छा ये 1 बाई एन प्लस एन, इसे अगर आप n टाइम्स ऐड करो, यहाँ पे क्या है 1 बाई एन प्लस 1, 1 बाई एन प्लस 2 अप टू 1 बाई एन प्लस एन, मतलब यहाँ पे n टर्म से टोटल, ठीक है। तो आप 1 बाई एन प्लस एन को अगर n टाइम्स ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा n बाई एन प्लस एन, ठीक है। एंड ये क्या होगा लेस देन फ्रॉम b, ठीक है। अच्छा अब आप 1 बाई एन प्लस 1 को n टाइम्स ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा n बाई एन प्लस 1, एंड दिस इज ग्रेटर देन फ्रॉम b होगा, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे आप एक काम करो, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा n बाई 2n, तो n कैंसिल, लेस देन फ्रॉम b लेस देन n बाई, या सब n को कॉमन ले लो तो 1 प्लस 1 बाई n कैंसिल, ठीक है। अच्छा अब जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी होगा, अच्छा b क्या है, b है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये तो है हाफ, लेस देन b, लेस देन जब n टेंस टू इन्फिनिटी होगा ये हो जाएगा 0 तो 1, ओके। अच्छा एंड हाफ क्या है, हाफ है a का वैल्यू है हाफ, तो a इज लेस देन फ्रॉम b, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इनकरेक्ट होगा, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम सी एंड डी को देखेंगे। अच्छा सी एंड डी को देखने के लिए हमें बी का वैल्यू फाइंड करना होगा, ठीक है। अच्छा बी इक्वल्स टू दिया गया है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये अच्छा इसे हम इस तरह से लिखते हैं कि समेशन 1 बाई क्या लिखेंगे इसे n प्लस के लिख दो, एंड k इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। सॉरी k इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, 1 टू n, ठीक है। k इक्वल्स टू 1 के लिए है ये, k इक्वल्स टू जब 2 पुट करोगे तो तब आएगा ये, k इक्वल्स टू जब n होगा तब होगा ये, ठीक है। अच्छा एंड यहाँ से आप n को कॉमन ले लो, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यह सब n को कॉमन लोगे तो आपको क्या मिलेगा समेशन k इक्वल्स टू 1 टू n 1 प्लस k बाई n, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 1 बाई n, ठीक है। अच्छा तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, दिस इक्वल्स टू होगा देखो इसे अगर हम इंटीग्रल में चेंज करेंगे तो 1 बाई n के लिए होगा dx, एंड यहाँ पे 1 बाई 1 प्लस k बाई x होगा x, ठीक है। अब लिमिट क्या होगा, लिमिट देखो k बाई x k बाई n हमने पुट किया है x, ठीक है। अच्छा जब k इक्वल्स टू 1 होगा तो x इक्वल्स टू क्या होगा 1 बाई n, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये क्या होगा x इक्वल्स टू होगा 0, तो लोअर लिमिट है 0। अच्छा अपर लिमिट क्या होगा, अपर लिमिट के लिए आप k इक्वल्स टू n रख दो, n बाई n इक्वल्स टू x, एंड n बाई n इक्वल्स टू क्या है 1, तो अपर लिमिट है 1, ठीक है। एंड दिस इक्वल्स टू है ln 1 प्लस x, ठीक है, एंड लिमिट है 0 टू 1, तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा ln 2 1 प्लस 1 होगा 2 माइनस ln 1 एंड ln 1 क्या है 0, तो ln 2, तो b इक्वल्स टू है ln 2, ठीक है। अच्छा तो ए बी क्या होगा, सी ऑप्शन नंबर सी को देखो तो ए इंटू बी क्या होगा, तो हाफ इंटू ln 2, तो दिस इक्वल्स टू ln 2 टू द पावर हाफ मतलब √2, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एंड डी में दिया गया है a बाई बी इक्वल्स टू ln √2, अच्छा a बाई बी
क्या होगा, हाफ बाई ln 2, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू होगा 1 बाई 2 ln 2 एंड दिस इक्वल्स टू 1 बाई ln 2 स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में हमें बोला गया है एस बी द सरफेस ऑफ द पैराबोलॉइड z इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, एंड व्हिच इज अबव द प्लेन z इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये जो एक्स वाई प्लेन है ये है z इक्वल्स टू 0 एंड डी बी द प्रोजेक्शन ऑन द एक्स वाई प्लेन। अच्छा, तो हमें ये जो एस सरफेस है इसका हमें एरिया फाइंड करना होगा, ठीक है। तो देखो, तो एस इक्वल्स टू क्या होगा, डबल इंटीग्रल रूट अंडर 1 प्लस डेल z डेल x होल स्क्वायर प्लस डेल z डेल y का होल स्क्वायर dx dy। यहाँ पे हमने डेल z डेल x किया, डेल z डेल y किया, क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो प्रोजेक्शन होगा वो एक्स वाई प्लेन पे होगा, ठीक है, d। अच्छा, तो डेल z डेल x क्या होगा, देखो डेल z डेल x क्या होगा, अब z को x क्लास में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो आपको मिलेगा -2x, तो 1 प्लस -2x का होल स्क्वायर, डेल z डेल y करोगे तो आपको मिलेगा -2y, तो -2y का होल स्क्वायर dx dy, डबल इंटीग्रल ओवर d रूट अंडर 1 प्लस ये होगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, तो 4 को कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dx dy। तो ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है वो करेक्ट है। बी में दिया गया है 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो बी इनकरेक्ट होगा। अच्छा, एंड सी, अच्छा तो इसे हम देखो यहाँ पे जब आप इसका एक्स वाई प्लेन के ऊपर इसका प्रोजेक्शन लोगे आप, ठीक है, तो आपको ये सर्कल मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, यहाँ पे अगर आप z इक्वल टू 0 रख दोगे तो आपको सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको मिलेगा 16, ठीक है, 16 मतलब 4 स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पे x इक्वल टू आर कॉस थीटा वाई इक्वल टू आर साइन थीटा पुट करोगे तो आपको मिलेगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो 4 स्क्वायर, तो दिस इंप्लाइज आर इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल रूट अंडर 1 प्लस 4 आर स्क्वायर dx dy होगा आर डी आर डी थीटा, एंड आर का लिमिट है 0 to 4 एंड थीटा इक्वल्स टू 0 to 2 पाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, लेकिन सी जो है सी इनकरेक्ट होगा क्योंकि सी पे ये आर नहीं दिया गया है इसलिए, ठीक है, सी इनकरेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 में हमें बोला गया है कि एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल सच दैट mod f n 0 दैट इक्वल्स टू k फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड k ग्रेटर देन 0, ठीक है। अच्छा, एफ एन 0 मतलब है कि आप f जो फंक्शन है उसे आप n टाइम्स डेरिवेटिव करो, इसके बाद x की जगह आप 0 पुट कर दो, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा वो हमें देखना है, ठीक है। अच्छा, पहले हम ऑप्शन नंबर ए एंड बी को देखेंगे कि अच्छा पहले एक काम करते हैं हम कि एफ एक्स इक्वल्स टू मान लो e टू द पावर क्या है x बाई n है, ठीक है, हमने यह लिया है। तो आपको आप इसे अगर फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स क्या मिलेगा, e टू द पावर x बाई n बाई क्या होगा n, ठीक है। सेकंड टाइम करोगे तो n इंटू एन होगा मतलब n स्क्वायर होगा, अब n टाइम्स करोगे तो n टू द पावर n होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप x की जगह 0 रखोगे तो e टू द पावर 0 मतलब होगा 1, तो 1 बाई n टू द पावर n, ठीक है। अच्छा, अब हम जो करेंगे कि फैक्टोरियल n क्या है 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू क्या n, ठीक है, एंड दिस इज ग्रेटर देन फ्रॉम 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, ठीक है, ओके। अच्छा, दिस इज ग्रेटर देन फ्रॉम दिस एंड दिस इज लेस देन फ्रॉम n इंटू n अप टू n तक, ठीक है। अच्छा, एंड 1 प्लस 2 प्लस अप टू n क्या है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 एंड दिस इक्वल्स टू फैक्टोरियल n एंड दिस इक्वल्स टू है n टू द पावर n, ओके। अच्छा,
अब हम क्या करेंगे, अच्छा इसे आप 1 बाई दिस कर दो, ठीक है। तो 1 बाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 बाई एन इंटू एन प्लस 1, ठीक है। एंड दिस इज ग्रेटर देन फ्रॉम, साइन चेंज हो जाएगा, 1 बाई फैक्टोरियल एन इज ग्रेटर देन फ्रॉम 1 बाई एन टू द पावर एन, ठीक है। अच्छा तो अब आप क्या करोगे, अब आप बोथ साइड पे एफ एन ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, एफ एन ज़ीरो क्या है, 1 बाई एन टू द पावर एन बाई है फैक्टोरियल एन इज लेस देन फ्रॉम 2 इंटू 1 बाई एन टू द पावर एन बाई है एन इंटू 1+, अच्छा यहाँ से आप n को कॉमन ले लो तो हो जाएगा n स्क्वायर 1 + 1 बाई एन, एंड दिस इज 1 बाई एन टू द पावर एन बाई एन टू द पावर एन, ओके। अच्छा तो दिस इम्प्लाइज ये क्या होगा, 1 बाई एन टू द पावर एन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एन टू द पावर एन का होल स्क्वायर होगा ये, ठीक है। अच्छा तो इस लेस देन फ्रॉम 1 बाई एन टू द पावर एन इंटू फैक्टोरियल एन, एंड लेस देन फ्रॉम ये क्या है, 2 बाई लिख सकते हैं हम, 2 बाई एन टू द पावर एन इंटू एन स्क्वायर इंटू 1 + 1 बाई एन, ठीक है। अच्छा ये जो एन टू द पावर एन है इसे हम एन टू द पावर एन ना लिख के एफ एन ज़ीरो लिख लेते हैं, एफ एन ज़ीरो, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसका पावर दे देंगे होल टू द पावर 1 बाई एन, ठीक है। अगर एफ एन ज़ीरो बाई फैक्टोरियल एन होल टू द पावर 1 बाई एन, ठीक है। अच्छा मॉड ठीक है, मॉड हम यहाँ पे अब नहीं यूज़ करेंगे, बाद में देखेंगे। दिस इज लेस देन फ्रॉम 2 टू द पावर 1 बाई एन बाई एन टू द पावर एन, इसका पावर 1 बाई एन करोगे तो होगा एन, ठीक है, इंटू एन स्क्वायर टू द पावर 1 बाई एन प्लस 1 + 1 बाई एन होल टू द पावर 1 बाई एन। अच्छा एंड दिस इज ग्रेटर देन फ्रॉम एन टू द पावर 2n बाई एन मतलब एन स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब देखो जब n टेंस टू इन्फिनिटी होगा, जब n टेंस टू इन्फिनिटी होगा तब ये क्या होगा, ये हो जाएगा 0, ठीक है। इस लेस देन फ्रॉम एफ एन ज़ीरो बाई फैक्टोरियल एन होल टू द पावर 1 बाई एन इज लेस देन फ्रॉम ये क्या होगा, 2 टू द पावर 1 बाई एन, 2 टू द पावर 0 हो जाएगा तो ये होगा 1, ठीक है। एंड n टू द पावर 1 बाई एन ये भी होगा 1, एंड 1 + 1 बाई एन होल टू द पावर 1 बाई एन ये भी होगा 1, तो ये 1 पे टेंड करेगा, ये कहाँ पे टेंड करेगा 1 पे, एंड ये भी 1 पे टेंड करेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 बाई एन जो है ये होगा 0, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, एफ एन ज़ीरो बाई फैक्टोरियल होल टू द पावर 1 बाई एन दिस इज लेस देन फ्रॉम 0 एंड ग्रेटर देन फ्रॉम 0, इसका मतलब दिस इक्वल्स टू 0। तो एफ एन ज़ीरो बाई फैक्टोरियल एन होल टू द पावर 1 बाई एन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया जो दिया गया है दिस इज करेक्ट, बी इज इनकरेक्ट, ओके। अच्छा अब हम ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे। सी में दिया गया है एफ एन एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू नेचर नंबर। तो यहाँ पे एक काम करते हैं हम, एफ एक्स इक्वल्स टू 1 बाई 1 प्लस एक्स कर देते हैं, ठीक है। अच्छा तो इसे अगर हम एक बार डेरिवेटिव करेंगे एफ डैश एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा, -1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा तो इसे अगर आप n टाइम्स डेरिवेटिव करोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, एफ एन एक्स क्या होगा, -1 होल टू द पावर n बाई 1 प्लस एक्स होल टू द पावर होगा n प्लस 1, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आप एफ एन ज़ीरो रखोगे, मॉड एफ एन ज़ीरो रखोगे तो ये क्या होगा, दिस इक्वल्स टू होगा 1, ठीक है। एंड ये एक पॉजिटिव नंबर है तो गिवन कंडीशन जो दिया गया है इसे सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा तो हमने जो एग्जांपल लिया है वो ठीक है, ठीक है। अच्छा तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है एफ एन एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू नेचर नंबर। अच्छा तो एफ एन एक्स यहाँ पे मान लो ये है एफ डैश एक्स,
यहाँ पे मान लो n इक्वल्स टू 1 के लिए देखते हैं, n इक्वल्स टू 1 के लिए ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं। जब n इक्वल्स टू 1 होगा तो यहाँ पे होगा f डैश x। अच्छा क्या क्या ये ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। जब x इक्वल्स टू -1 होगा तब ये डज नॉट एग्जिस्ट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट। ओके, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है ये जो समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी f n 0 बाई फैक्टोरियल n माइनस 1 दिया गया है, लगा है ये सीरीज जो है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। अच्छा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होने के लिए समेशन मॉड ऑफ दिस इसे कन्वर्जेंट होना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा देखो fn0 मॉड fn0 क्या दिया गया है, लेस इक्वल्स टू क्या दिया गया है, ठीक है। तो समेशन दिस इज क्या होगा, समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ दिस क्या है, लेस इक्वल्स टू k है, तो k बाई फैक्टोरियल n माइनस 1 ऐसा होगा, ठीक है। अच्छा एंड ये क्या है, दिस इज लेस देन फ्रॉम दिस, यहाँ पे k को आप बाहर ले लो, ठीक है। तो समेशन 1 बाई दिस होगा। तो जब n इक्वल्स टू 1 होगा तब ये क्या होगा, फैक्टोरियल 0 मतलब 1 प्लस, जब k n इक्वल्स टू 2 होगा तो 1 बाई फैक्टोरियल 1 प्लस, जब k n इक्वल्स टू 3 होगा तब 1 बाई फैक्टोरियल 2, जब n इक्वल्स टू 4 होगा 1 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा तो ये जो 1 बाई फैक्टोरियल 1 है, 1 बाई फैक्टोरियल 2 अप टू 3 तक है, लेस इक्वल्स टू के 1 प्लस, ये जो है दिस इज लेस देन फ्रॉम क्या होगा 1 प्लस हाफ प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर प्लस अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। ऐसा हम लिख सकते हैं ऐसा, ओके। दिस इज लेस इक्वल्स टू 1 प्लस, अच्छा ये एक जीपी सीरीज है, ठीक है। तो इसे इसका सम क्या होगा 1 इंटू 1 बाई 1 माइनस हाफ, ठीक है। अच्छा तो दिस इक्वल्स टू के इंटू 1 प्लस ये होगा 1 बाई हाफ मतलब 2, तो दिस इक्वल्स टू 3k, ठीक है। अच्छा तो इसका मतलब ये जो सीरीज है, ये सीरीज इसका एक फाइनल वैल्यू मिल रहा है हमें, तो ये सीरीज कन्वर्जेंट होगा, तो इसका मतलब ये सीरीज भी कन्वर्जेंट होगा। तो मॉड ऑफ दिस इज कन्वर्जेंट, तो इसका मतलब समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी fn0 बाई फैक्टोरियल n इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 40 में हमें बोला गया है जी एक ग्रुप है जिसका आइडेंटिटी है ई, ठीक है, एंड एच एक एबिलियन ग्रुप है, नॉन ट्रिवियल है, ठीक है, एच इज नॉन ट्रिवियल एंड ये सब ग्रुप है जी का, एंड यहाँ पे ये प्रॉपर्टी दिया गया है एच इंटरसेक्शन जी एच जी इनवर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी, ठीक है, एंड फॉर ऑल जी डज नॉट बिलोंग्स टू एच। इसका मतलब यहाँ पे जितने भी जी है सभी स्मॉल जी है वो कैपिटल जी में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अच्छा एंड अगर k इक्वल्स टू g बिलोंग्स टू g सच दैट जी एच इक्वल्स टू एच जी फॉर ऑल h बिलोंग्स टू h, तो क्या होगा, क्या प्रॉपर सब ग्रुप होगा h का, या h क्या प्रॉपर सब ग्रुप होगा h का, क्या k इक्वल्स टू h होगा, देखते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया गया है h इंटरसेक्शन दिस जी एच जी इनवर्स इक्वल्स टू क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जी एच जी इनवर्स जो है वो सब ग्रुप नहीं होगा एच का, ठीक है, ये एच का सब ग्रुप नहीं है। इसका मतलब क्या है, एच जो है वो जी का नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा, ठीक है। अच्छा अब हम यहाँ पे देखते हैं, इसलिए देखो k इक्वल्स टू क्या दिया गया है, ये g बिलोंग्स टू g सच दैट जी एच इक्वल्स टू एच जी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि जी एच जी इनवर्स इक्वल्स टू एच जी जी इनवर्स लिख सकते हैं, तो जी जी इनवर्स हो जाएगा आइडेंटिटी, ठीक है। तो जी एच जी इनवर्स इक्वल्स टू एच फॉर ऑल एच क्या है, एच बिलोंग्स टू एच। अच्छा तो अब देखो फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू एच के लिए दिस इक्वल्स टू एच आ रहा है, एंड जी क्या बोला गया है, जी स्मॉल जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी, ठीक है। अच्छा अब एक बात देखो, ये जो जी है, जी मान लो जी बिलोंग्स टू एच है, एंड एच इज क्या है, सब ग्रुप ऑफ जी है,
तो इसका मतलब जी बिलोंग्स टू स्मॉल जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी है, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा ना हो के जी बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू एच बट जी बिलोंग्स टू जी होता है, अगर ऐसा होता है, ठीक है, अगर ऐसा होता है तो फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू एच के लिए अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब क्या है, एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। लेकिन एच क्या है, इज नॉट, एच इज नॉट नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, तो इसका मतलब ये जो कंडीशन है, ये जो है ये नहीं होगा, ये होगा। एच बिलोंग्स टू जी, तो इसके लिए एच बिलोंग्स टू जी के लिए जी बिलोंग्स टू स्मॉल जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी हो रहा है। तो यहाँ पे जो दिया गया है जी बिलोंग्स टू स्मॉल जी बिलोंग, जी एक जी का एलिमेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि जी कैपिटल जी का एलिमेंट है लेकिन एच का नहीं है। तो यहाँ पे ये जो जी है वो एच का एलिमेंट है, तो एच के थ्रू ये जी का एलिमेंट है, ठीक है। तो ये जो जी है तो जी बिलोंग्स टू एच होगा, ठीक है। तो फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू एच के लिए ये हो रहा है, तो दिस इम्प्लाइज, एंड दिस इक्वल्स टू क्या होगा, दिस इक्वल्स टू होगा एच, ओके। तो दिस इम्प्लाइज के इक्वल्स टू एच। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है के इज ए प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ एच, तो ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट है, एच इज ए प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ के, तो बी भी इनकरेक्ट है। सी में दिया गया है के इक्वल्स टू एच, तो ये ट्रू है। अब देखो डी में दिया गया है देयर एग्जिस्ट नो एबिलियन सब ग्रुप L is subset of G such that K is a proper subgroup of L। अच्छा, बोला गया है ऐसा कोई एबिलियन ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, तो एंड L क्या बोला गया है, L बोला गया है प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ सॉरी क्या बोला गया है, प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ L, ठीक है। तो मान लेते हैं कि L जो है वो हमें बोला गया है एबिलियन नहीं होगा, तो हम मान लेते हैं कि ये एबिलियन है, ठीक है। अगर L एबिलियन है तो K भी एबिलियन होगा, क्योंकि K L का सब ग्रुप है, ठीक है। अच्छा, तो अच्छा अब देखो हम एक एलिमेंट G लेते हैं जो L में बिलोंग कर रहा है लेकिन G डज नॉट बिलोंग्स टू H, ठीक है। अच्छा सॉरी, हाँ क्या है, K इक्वल्स टू H है, तो G डज नॉट बिलोंग्स टू H है, ओके। अच्छा अब देखो H क्या है, L का सब ग्रुप है, ठीक है। अच्छा H अगर L का सब ग्रुप है, L क्या है, एबिलियन है, ठीक है। अच्छा L एबिलियन है तो G इनवर्स इक्वल्स टू क्या होगा, देखो L एबिलियन है, इसका मतलब है L का जितने भी एलिमेंट है वो सब भी कम्यूट करेगा एक दूसरे के साथ, ठीक है। एंड H क्या है, H का जो एलिमेंट है वो सभी L में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये जो G इनवर्स है ये H के साथ कम्यूट करेगा, तो G इनवर्स H हो जाएगा, ठीक है। एंड G इनवर्स क्या है, आइडेंटिटी, तो इसका मतलब दिस इक्वल्स टू हो जाएगा H, तो G इनवर्स इक्वल्स टू क्या है, H, ठीक है। इसका मतलब क्या है, H जो है L का नॉर्मल सब ग्रुप होगा, ओके। तो H L का नॉर्मल सब ग्रुप होगा, अच्छा ठीक है। अच्छा तो यहाँ से हम एक चीज़ देख सकते हैं कि H इंटरसेक्शन G इनवर्स इक्वल्स टू क्या होगा, H इंटरसेक्शन H, ओके, क्योंकि दिस इक्वल्स टू है H। अच्छा तो दिस इक्वल्स टू है H, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू आइडेंटिटी, ठीक है। अच्छा देखो ये क्या है, ये आया है H एंड गिवन दिया गया है दिस इक्वल्स टू आइडेंटिटी, ओके। तो हमें जो गिवन कंडीशन दिया गया है इसके साथ ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो हमने जो लेट किया था कि हमने जो यहाँ पे एक एबिलियन सब ग्रुप हमें मिलेगा L, ये हमारा एसम्पशन रॉन्ग था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी में जो बोला गया है यहाँ पे कोई भी एबिलियन सब ग्रुप नहीं मिलेगा, तो दिस इज करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है।